एक बार सब लोग फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, बिकॉज इस वाले सेशन में हम करने वाले हैं DILR की बात। एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कैट प्रिपरेशन के अंदर, जिसके अंदर काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, और DILR के अंदर सबसे ज़्यादा पैनिक अटैक्स का सामना भी लोगों को करना पड़ता है। एक बार सब लोग फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे इफ यू आर ऑल एबल टू हियर मी, एंड देन वी आर रेडी टू स्टार्ट दिस वेरी अमेजिंग डिस्कशन, जहाँ पे हम DILR के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, DILR कैट 2017 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज खेल को लेके आगे बढ़ेंगे। जो अपने इस वाले वीक के अंदर सेशंस हुए हैं, आई एम होपिंग कि उन सेशंस को आपने फॉलो किया होगा। PYQs के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक सेशन क्वांट्स का देखा था, उसको हम अगले वीक में भी कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज जो क्वेश्चंस आपके 2017 क्वांट्स के रह गए हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। आज DILR के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और जो क्वेश्चंस इसके अंदर रह जाएंगे फिर अगले सेशन के अंदर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सेशन बाय सेशन हम इन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को भी कवर करते हुए चलेंगे, ताकि जो भी हम सेशंस के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, जो क्लासरूम के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको और बेटर अप्लाई भी कर सकें, थोड़ी और एडिशनल तैयारी कर सकें। सब लोग आज अपनी क्लास करके आ गए हैं, तो थोड़ी और एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हैं आज इस चैनल पे। फॉर ऑल द पीपल हु आर न्यू, डू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब, शेयर इट विद एवरीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2025, एंड वेलकम टू द चैनल जहाँ पढ़ाई होती है। लेट्स स्टार्ट। लेट मी क्विकली स्टार्ट बाय शेयरिंग माई स्क्रीन, एंड देन वी विल क्विकली गेट ऑन विद द प्रिपरेशन फॉर टुनाइट। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 2017। कितने लोगों ने 2017 का पेपर देखा हुआ, एक बार कंफर्म करो। 2017 में उस पॉइंट इन टाइम पे DILR का जो पेपर था वो बड़ा अलग टाइप का होता था। कैसा पेपर होता था मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अब जो पेपर है वो बदल गया है। अब तुम्हारे पास 22 क्वेश्चंस होते हैं, पहले तुम्हारे पास क्वेश्चंस ज़्यादा होते थे, लेकिन अच्छा पेपर था। बट बिफोर आई गेट इनटू द पेपर फॉर टुनाइट, एक बार सब लोगों को फटाफट इस वीक का प्लान मैं बता देता हूँ। आई एम होपिंग कि सब लोगों ने कैट 25 प्रिपरेशन गाइड जो वीडियो आई है वो एक बार आपने सब लोगों ने चेकआउट कर लिया होगा। इंपॉर्टेंट इनपुट्स फॉर एवरीबडी, डू नॉट मिस आउट ऑन द स्ट्रेटेजिक इनपुट्स ऑल्सो। ठीक है, आपको खेल में एग्जीक्यूशन ज़रूरी है, तैयारी ज़रूरी है, एंड द राइट स्ट्रैटेजी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कितने लोगों ने ये PYQs 2017 वाला QA सेशन लाइव अटेंड किया था, एक बार ज़रूर चैट में बताइए। एंड आई एम प्रिटी श्योर मैक्सिमम लोग मुझे यहाँ पे जान पहचान के लग रहे हैं इन्होंने अटेंड किया था, पर अगर आपने नहीं किया है तो डू चेक इट आउट। ठीक है, एडिशनल रिवीजन, एडिशनल पढ़ाई आपको फ़ायदा करेगी, नुकसान नहीं करेगा। आप इसको भी साथ साथ में पढ़ते हुए चलो, क्लासरूम सेशंस के साथ साथ में। उसके अलावा इंटरव्यू एटिकेट के ऊपर हमने एक वीडियो किया था, तो अगर आपने इस सीज़न में कोई भी इंटरव्यू देना है, ठीक है, आप इस सीज़न में कोई इंटरव्यू दे रहे हैं जॉब स्विच करने के लिए या जॉब पकड़ने के लिए, या कुछ भी आप जॉब या इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो डू मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट। उसके अलावा हमने एक सेशन किया था राइट एज टू डू एन MBA। एक बार सब लोग फटाफट चैट में एज कंफर्म करो। बहुत सारे लोगों के क्वेरीज हमारे पास आ रहे थे कि सर मेरी इतनी एज हो गई है, उतनी एज हो गई है, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो गाइस, एज के ऊपर एक सेशन हमने किया हुआ है, इसको भी चेकआउट कर लेना। एक साथ शॉर्ट वीडियो, आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। फाइनली यूट्यूब वाले इस वीक की जर्नी में हम इस पड़ाव पे आ पहुँचे हैं। आज के सेशन में पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलती रहेगी प्रॉपर तरीके से इस चैनल पे भी। तो जहाँ भी मिलेंगे, जहाँ भी बैठेंगे, पढ़ेंगे, और प्रॉपर काम की बात। ठीक है, काम की बात, यह नहीं कि इधर उधर की बातें कर रहे हैं रैंडम शिट। काम की बात करो जो तैयारी आपको हेल्प करे, जो आपको प्रॉपर तरीके से एक सही जगह पे लेके जाए। ठीक है हेमंत, वी विल शेयर द कंसल्टिंग कंपनीज वाला वीडियो ऑल्सो, ये भी आपको जल्दी जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, मैंने तो बता दिया है। ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया है, जल्दी से आपके पास आएगा। इट्स अ शॉर्ट रील बट इट्स अ गुड वीडियो, इसको भी देखने में बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो मैंने अपना काम कर दिया है, दैट आई कैन अश्योर यू। ठीक है, बाकी अपनी टीम लगी हुई है, बहुत मेहनत कर रही है। इफ़ यू बिलीव दैट द प्रिपरेशन and the efforts are helpful, do make sure that you like it. A lot of people working in the backdrop, मैं यहाँ पे सेशन करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग इसके पीछे तैयारी करते हैं, एफर्ट मारते हैं, मेहनत करते हैं। सबसे पहले थ्रू द चैनल, and I am absolutely thankful to all of us, all the people at Litmus, especially all the students जो कि सेशंस करने के बाद भी 11:30, 11:40, 11:50 अपनी नींद की कुर्बानी देके आके बैठते हैं और थोड़ी और तैयारी करते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि सबको अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलें, एंड अगर अच्छे तरीके से करेंगे तो ज़रूर मिलेगा। सो माई बेस्ट विशेस ऑलवेज विथ यू।
तैयारी भी अच्छे से कर लेना। तो विशेस मैनिफेस्टेशन एंड एफर्ट्स ऑब्वियसली गेटिंग इन द राइट डायरेक्शन। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ज़रा सा 2017 के कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं, बड़ा मज़ा आएगा 2017 के क्वेश्चंस को देखने में। कुछ बड़े अच्छे सेट्स थे, मैं आपको एक दो बड़े इंटरेस्टिंग सेट्स दिखाता हूँ। वैसे करने तो हमें सारे ही हैं, लेकिन एक दो इंटरेस्टिंग सेट्स के साथ में चालू करते हैं। एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेबल वाला सेट था, ठीक है। कितने लोगों ने ये सेट देखा हुआ है? बड़ा प्यारा सेट है, इसको एनालाइज करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अब ये वाला जो सेट है, इसमें हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो कर लेंगे एक बार, सब लोग हम साथ में सॉल्व करेंगे, बट उसके पहले लेट मी गिव यू ऑल अ क्विक 30 सेकेंड्स, ठीक है। 30 सेकेंड्स में आप ज़रा क्विकली मुझे ये बताओ कि आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया है, एटलीस्ट बेसिक प्रीमाइस आपने पढ़ लिया है, फिर अपन इसको मिल के सॉल्व करेंगे, ठीक है। 30 सेकेंड्स लो क्विकली, आपका टाइम अभी शुरू होता है। खाली बेसिक जो प्रीमाइस है उसको पढ़ो, और फिर मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगा जिससे आपका अप्रोच DILR के लिए सही तरीके से बिल्ड होगा। फटाफट लेट्स क्विकली गो अहेड। ऑल राइट, सबसे पहले दोस्तों DILR के अंदर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार वापस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि सबसे पहले गेटिंग द क्वेश्चन क्लियर, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ठीक है। अब ये वाला जो सेट है, कितने लोगों ने प्रीमाइस पढ़ा और समझा, एक बार चैट में बताना, समझ में आ गया कि करना क्या है, ठीक है। कोई भी सेट उठाने के बाद अपना अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, उसको बड़े अच्छे से समझ लो, ठीक है। DILR के अंदर अप्रोच इज एवरीथिंग। अगर तुमने ठीक अप्रोच कर लिया, प्रॉब्लम को ठीक स्ट्रक्चर कर लिया, तो तेरा काम हो गया। आओ देखते हैं इस वाले प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम पढ़ने का मोटिव ये होना चाहिए कि अपने को समझ में आए कि गैप्स क्या क्या हैं, क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ सकता है उस प्रॉब्लम में। लेट अस हैव अ लुक एट दिस, ओके। A study to look at the early learning of rural kids was carried out in a number of villages spanning 3 states, chosen from Northeast, the West, and South. 54-year-old kids were sampled from each of the 150 villages. Okay, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तो 150 विलेजेस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट से 50 बच्चे सैंपल किए गए, तो नॉर्थ ईस्ट से टोटल कितने बच्चे हो गए? 150 इंटू 50। ये कैलकुलेशन साथ साथ में करते हुए चलना, ठीक है। जो भी बेसिक कैलकुलेशन आ रहे हैं, कई बार क्या होता है ना कि हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूरा पूरा क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। DILR के अंदर अगर हम ध्यान से एक चीज़ समझें कि अगर हमने फॉर एग्जांपल 2 सेट भी बराबर से कर दिया, अभी आप जब भी आप सॉल्व करो, कोई भी मॉक आप सॉल्व कर रहे हो या कोई भी आप सेक्शनल जब सॉल्व करोगे, तो आप टारगेट ये होना चाहिए इनिशियली कि मैं 2 सेट को पहले ठीक करने की कोशिश करूँ। अगर मैं 2 सेट ठीक करने की कोशिश करता हूँ 40 मिनट में, तो मेरे पास पर सेट 20 मिनट होता है। तो आप क्वेश्चन को आराम से अच्छे से समझो, पहले प्रॉपरली पढ़ो, उसके बाद उसको अप्रोच करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से कितने बच्चे हो गए? 7500। 250 विलेजेस फ्रॉम वेस्ट, तो वेस्ट से कितने बच्चे हो गए? 250 इंटू 50, तो कितने बच्चे हुए? 12,500। 200 विलेजेस फ्रॉम साउथ, सो साउथ से कितने बच्चे हो गए? आपका 200 इंटू 50, सो साउथ से हो गए 10,000। तो टोटल कितने बच्चे हुए बताओ? 12,500 प्लस 7,500, 20,000 प्लस 10,000, तो ये हो गया आपका 30,000। तो टोटल कितने बच्चे सर्वे किए गए? 30,000, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट ऑफ 30,000 सर्वेड, अब देखो ये 30,000 वाला नंबर हमको हमारे कैलकुलेशन को और अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग को रीअश्योर कर देता है। ऐसे भी एलिमेंट्स आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस में मिलते हैं, इसको बोलते हैं सैनिटी चेक। सैनिटी चेक अगर आपको मिल जाए तो आपको एक अश्योरेंस मिल जाता है कि एकदम ठीक चल रहे हो। देखो 30,000 सर्वेड किड्स, 55% स्टडीड इन प्राइमरी स्कूल्स, तो प्राइमरी स्कूल्स रन बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट वाले बच्चे कितने हो गए जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं? 55% ऑफ 30,000, तो मतलब कितने हो गए? 16,500 किड्स हो गए जो कि तुम्हारे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। फिर देखो 37% प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। 30,000 का 37% अगर लेंगे तो क्या नंबर बनेगा? 21 एंड सो 11100, तो 11,100 बच्चे हो गए जो कि तुम्हारे प्राइवेट स्कूल वाले हो गए। और रिमेनिंग जो 8% है डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड नॉट गो टू स्कूल वाले कितने हो गए? तुम्हारा 8% ऑफ 30,000 मतलब 2,400, ये बन गया, ठीक है। तो पहले वाले में हमने एक बेसिक कैलकुलेशन कर लिया कि भाई कितने लोग सर्वे करे गए, ठीक है, कितने बच्चे अलग अलग जगह से सर्वे करे गए, टोटल कितना बना, और उसके अंदर फिर 3 एलिमेंट्स आ गए।
ठीक है ना। 3 एलिमेंट्स आ गए, मतलब तुम्हारे गवर्नमेंट वाले जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं, जो स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ सिंपल देखो, ये डेटा अगर तुमको रिप्रेजेंट करना हो तो तुम कैसे करोगे? ठीक है, अब एक ही बच्चा ऐसा हो सकता है नॉर्थ ईस्ट से, मतलब कोई बच्चा अगर नॉर्थ ईस्ट से है, नॉर्थ ईस्ट से भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हो। नॉर्थ ईस्ट से हो सकता है प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो। तो आप इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे? दस अ मैट्रिक्स। अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो तुम्हें खुद ही समझ में आएगा कि उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या स्ट्रक्चर लगेगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेगा? मैट्रिक्स। कितने लोगों को समझ में आया? तो ये रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हो गया? मैट्रिक्स। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्योंकि जो एक बच्चा है जो तुम्हारा वेस्ट से है, वो प्राइवेट स्कूल में भी हो सकता है। वेस्ट से एक बच्चा है, वो दे डू नॉट गोइंग टू स्कूल भी हो सकता है। साउथ से एक बच्चा है जो गवर्नमेंट स्कूल में भी हो सकता है, करेक्ट। तो ये आपका ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना। तो 3x3 मैट्रिक्स बना। 3x3, तो पहले 3 कौन से हो गए? 3 हो गए तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट, जो कि तुम्हारे रीजन्स हो गए। और 3 कौन से हो गए? गवर्नमेंट, प्राइवेट, डिड नॉट गो टू स्कूल। अब इन 3x3 के अंदर अपन डेटा फिल कर देंगे। तो ये बन गया अपना मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। समझ में आया? तो डेटा को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखो, बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा। इस तरीके से आपको समझ के प्रॉब्लम को चलना है, ठीक है। अब देखो, द किड्स सर्वेड वर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स based on whether their mothers dropped out of school before completing primary education or not। अच्छा, अब बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स तो स्ट्रक्चर तुमने समझ लिया, लेकिन मैट्रिक्स वाला जो पार्ट है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करो। उसको 2 पार्ट कौन से डिवाइड करो? एक एक तुम्हारा मैट्रिक्स बन गया, या एक तुम्हारा टेबल बन गया जिसमें वो लोग हैं जिनके मदर्स ने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किया, और दूसरे वो लोग हैं जिनके मदर्स ने प्राइमरी एजुकेशन नहीं कंप्लीट किया। ओके, अब जरा गौर से देखो, एकदम कंट्रोल में चल रहे हैं हम लोग। द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ किड्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स फॉर मदर्स हु ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग प्राइमरी। तो ये जो टेबल है, ये उन लोगों के लिए दिया है जिनके मदर्स ने प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं किया, ड्रॉप कर दिया प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले, ठीक है। तो अब जरा गौर से देख, टोटल कितने लोग हैं? 30,000। उन लोगों का हिसाब कितना है जिनके मदर्स ने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया? उन लोगों का हिसाब 18,000 है। इसका मतलब रिमेनिंग 12,000 का हिसाब करना बाकी है। कितने लोगों को समझ में आया? तो देखो, इस पूरे के पूरे पीस का मिसिंग पार्ट समझ में आया कि नहीं? तो अगर तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है, और तुम प्रॉब्लम को प्रॉपरली समझोगे, तो तुम्हें खुद समझ में आएगा कि उस प्रॉब्लम में मिसिंग पार्ट है क्या, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम डिटेक्टिव सीरीज देखते हैं तो हमें समझ में आने लगता है ना थोड़ा टाइम देखने के बाद कि अरे भाई यही होगा विलन, है ना। वो अलग बात है अगर तुम क्राइम पेट्रोल देख रहे हो, उस सिचुएशन में तो हर बार एक ही इंसान को विलन बनाते रहते हैं, तो वो तो अपने को पहले से पता चल जाता है। पर अदरवाइज भी अपने को पता चल जाता है कि आपका विलन है कौन। वैसे ही तुम्हें प्रॉब्लम में समझना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या फिगर आउट करना है, निकालना क्या है। मैक्सिमम लोगों को डीआईएलआर में प्रॉब्लम पता है क्या होती है, कि शुरू कैसे करें, क्या करना क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, वही नहीं समझ में आता। तो वो कैसे समझ में आएगा? जब तक तुम्हारा मोटिव क्लियर नहीं है। मोटिव करना क्या चाहते हो, क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, वॉट इज इट दैट यू वॉन्ट टू फाइंड आउट, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक कभी भी तुम्हारा पीस ऑफ द पजल सॉल्व नहीं होगा। अब देख, अपने को यहाँ तक समझ में आ गया कि अपना मिसिंग पार्ट क्या है। मिसिंग पार्ट है ऐसा ही एक टेबल फॉर दोज पीपल जिनके मदर्स ने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किया था। हाँ कि ना बोल फटाफट चैट के अंदर, कितने लोगों को समझ में आया? यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? कुंजम कुंजम, एक टू थोड़ा थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, हमने इसका मिसिंग पीस फाइंड आउट कर लिया कि हमें करना क्या है, हमें क्या निकालना है, और कुछ रूल्स दिए हुए हैं जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें मिसिंग पीस मालूम चल गया। अब मिसिंग पीस मालूम चल गया तो मिसिंग वाले पीस को अब हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देखो, मिसिंग पीस जो है वो मिसिंग पीस भी इसी जैसा होगा, है ना। मिसिंग पीस जो है वो इसी जैसा होगा, बस उसके ऊपर ये लिखा होगा कि फॉर स्टूडेंट्स, फॉर किड्स
हुज मदर्स हैड कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन, बाकी सब कुछ सेम रहेगा स्ट्रक्चर। अब ये वाला प्रॉब्लम जो है ना, ये प्रॉब्लम तुम्हारा मॉडरेट सेट है। मॉडरेट सेट क्यों है? मान ले तुम्हें सम क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ में आया कि डेटा में कौन सा स्ट्रक्चर लेना है, तो पहले से दे दिया है कि देखो मैट्रिक्स ही लेना पड़ेगा तुमको, पहले से बता रहा है, क्वेश्चन वाला पहले से बता रहा है कि देखो मैट्रिक्स ले लोगे, है ना। अगर तुमने खुद से नहीं समझा होता तो उसने अलग से दे भी दिया है कि अब इसको देख के तो समझ जा। तो तुझे बस इतना पता करना था इस क्वेश्चन में कि मिसिंग पार्ट क्या है। मिसिंग पार्ट पता करते ही तुमको समझ में आ जाएगा कि किस डायरेक्शन में चलना है, उसके बाद प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इसको इस तरीके से बिल्ड कर दिया, एकदम जैसा है वैसा ही। यहाँ पे गवर्नमेंट, प्राइवेट, डिड नॉट गो टू स्कूल, टोटल, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे साउथ, और इधर फिर से टोटल, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड टोटल। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं? कंफर्म करो फटाफट चैट में। अब चलो, अब देखो खेल को आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे ये वाला सिनेरियो अपना इस तरीके से बढ़िया मस्त चल रहा है, एकदम कंट्रोल में। देख टोटल यहाँ पे 18,000 है और टोटल कितने लोग सर्वे हुए? 30,000। तो इसका मतलब रिमेनिंग जो टोटल है वो 12,000 है। नॉर्थ ईस्ट से टोटल कितने लोग सर्वे हुए? 7,500। यहाँ पे है 5,000, तो रिमेनिंग होगा यहाँ पे 2,500। वेस्ट से कितने सर्वे हुए? 12,500। यहाँ 7,300 है, तो यहाँ 5,200 होगा। और तुम्हारा यहाँ पे साउथ से कितने सर्वे हुए? 10,000। यहाँ पे कितना है? 5,700, तो इधर कितना आएगा? 4,300। ये देख लो ऐड करके तुम्हारा बढ़िया 12,000 बन जा रहा है ना। 52 प्लस 43 कर दिया 95 हो गया, प्लस 25 कर दिया 120 हो गया। अच्छा, सिमिलरली देखो गवर्नमेंट में कितने लोग जा रहे थे गवर्नमेंट स्कूल्स में? और 16,500, 13,500 यहीं ले लिया, तो यहाँ पे 3,000 हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे प्राइवेट स्कूल में 11,100, 2,700 यहाँ ले लिया, तो यहाँ रिमेनिंग तुम्हारा हो जाएगा 8,400। 84 प्लस 7 91 प्लस 20 111, परफेक्ट है। और तुम्हारे डिड नॉट गो टू स्कूल वाले 2,400 हैं, यहाँ पे 1,800 आ गए, तो रिमेनिंग आ जाएगा यहाँ पे 600। तो देखो ढांचा बन गया अपना, ढांचा बन गया। अभी तक जो अपने पास इन्फॉर्मेशन है ये वाला टेबल और ये जो हमने पढ़ा उसको यूटिलाइज कर लिया, तो इसका मतलब अभी जो आने वाला डेटा है 1 2 3 ये अपने को ये बाकी पीसेस ही फिल करने के लिए दिया होगा। मस्त एकदम बढ़िया चल रहा है। अब देखो, अब बाकी का पीस भी फिल करेंगे मजे। देखो, इन साउथ 60% ऑफ द सर्वेड किड्स वर इन जी। साउथ में 60% जो किड्स थे सर्वेड किड्स वो गवर्नमेंट स्कूल में। ओके, साउथ में 60% आपके आप जो लोग हैं, जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में हैं। तो साउथ में कितने बच्चे थे? 10,000। उसके 6,000 आपके गवर्नमेंट स्कूल में हैं, तो रिमेनिंग आपका यहाँ पे तो 5,100 है, तो रिमेनिंग यहाँ पे कितना होगा? 900 होगा। सब लोगों को समझ में आया कि नहीं? कंफर्म कर, है ना। तो इंटरप्रिटेशन देखो, बोल रहा है कि साउथ में 60% ऑफ द सर्वेड किड्स वर इन जी, तो टोटल कितने लोग थे? 10,000। उसका 60% कितना हो गया? आपका 6,000। तो 6,000 में से 5,100 आपका तो यहीं दिया हुआ है, तो रिमेनिंग 900 आपका यहाँ पे आ जाएगा। कितने लोगों को क्लियर हो गया? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो वो वाला 900 बन गया। अब देखो, मोरोवर इन एस, ठीक है, ऑल द सर्वेड किड्स हुज मदर्स हैड कंप्लीटेड प्राइमरी वर इन स्कूल। मतलब साउथ में ऐसे कोई बच्चा नहीं है जिसके मदर ने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किया और वो स्कूल नहीं गया। इसका मतलब साउथ में प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किए हुए वाले बॉक्स में डिड नॉट गो टू स्कूल वाले में 0 होगा। अगर ये 0 होगा, ये 4,300 है, तो ये 3,400 हो जाएगा ना। देख रहा है कितना प्यार से एकदम, है ना। एक पहला इन्फॉर्मेशन दिया और पहले इन्फॉर्मेशन में एक रो अपन लोगों ने टपका डाला, कॉन्फिडेंस और बढ़ गया अपना। DILR में कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ता है, ठीक है। इनिशियली तुम थोड़ा टेंटेटिव रहते हो, लेकिन जैसे ही आधा पजल सॉल्व हुआ ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। और एक पजल सॉल्व हो गया तब तो भाई मतलब मज़ेदार। तो पहला पीस, पहला पजल, पहला प्रॉब्लम अच्छे से आइडेंटिफाई करना। हम लोग एक सेशन करेंगे DILR के अंदर सेट सिलेक्शन के ऊपर भी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे, फिर करेंगे सेट सिलेक्शन के ऊपर। लेकिन आपका सेट सिलेक्शन में जाने से पहले, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हैं जो हमें प्लान करने हैं और जो हमें करने हैं प्रॉपरली। देखो, इन नॉर्थ ईस्ट, अब नॉर्थ ईस्ट पे आ गया, एक रो निपटा डाला साउथ वाला, अब नॉर्थ ईस्ट पे आ गया।
among the O kids, मतलब among the kids who did not go to school, 50% had mothers who had dropped out, before completing primary. तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट में उन बच्चों को देखें जो कि आपके डिड नॉट गो टू स्कूल वाले हैं, मतलब ये वाला, मतलब ये नंबर और ये नंबर की बात कर रहा है, 50% ऐसे हैं उनकी मदर्स ने ड्रॉप आउट कर लिया था, तो रिमेनिंग 50% होंगे जिनकी मदर्स ने ड्रॉप आउट नहीं किया होगा। तो 50% अगर 300 है तो ये वाला 50% भी 300 ही होगा ना बंधु। ये भी हो गया, अपने को पता चल गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी डन हो गया, अब ये वाला पार्ट भी डन हो गया। अब आगे चलते हैं, ये भी हमने कर लिया। द नंबर ऑफ किड्स इन जी इन नॉर्थ ईस्ट वॉज द सेम एज नंबर ऑफ किड्स इन जी इन वेस्ट। तो तुम्हारे गवर्नमेंट स्कूल में नॉर्थ ईस्ट में जितने बच्चे हैं उतने ही वेस्ट में हैं। यहाँ तो नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट वाला नंबर सेम है गवर्नमेंट स्कूल में, तो यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट वाला नंबर सेम होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर 4200 प्लस दिस एंड 4200 प्लस दिस आर इक्वल। तो ये तो दोनों इक्वल है, तो ये वाला भी इक्वल होगा, ये दोनों नंबर इक्वल हो जाएगा। तो 3000 में से 900 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचा 2100, उसको बराबर बराबर यहाँ डिवाइड कर दे तो 1050 हो गया, 1050 हो गया। अब प्रॉब्लम में बचा ही कुछ नहीं है, यहाँ पे 300 था, यहाँ पे 0 है तो ये बच गया 300। यहाँ पे आपका 1050 है, ये 300 ऐड कर दिया तो 1350 हो गया, 1150 और ले लेंगे तो 2500 हो जाएगा। और फाइनली अभी अपने पास क्या बचा, यहाँ पे देख 1050 है, यहाँ पे 300 है, 1350 हो गया, है ना। 1350 है, अभी और 50 ऐड कर देंगे तो 1400 हो जाएगा, और 1400 में 3800 ऐड कर देंगे तो 5200 आ जाएगा, तो ये 3850 भी हो गया। इन दोनों को क्रॉस एक बार इस वाले के अलोंग में एक बार ऐड करके वेरीफाई भी कर लो। 3850 में 1150 ऐड कर दिया तो 5000 हो गया, 3400 ऐड कर दिया तो 8400 हो गया। सारे नंबर्स मैच हो गए, ठीक है, पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कितने लोगों को समझ में आया, और समझ में आया तो मज़ा आया कि नहीं, ज़रूर बताइए, ठीक है। तो ये जो आपका मैट्रिक्स टाइप प्रॉब्लम हुआ, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट डीएलआर में है कि सारे सब वैरायटीज़ बराबर सॉल्व होने चाहिए, सारे के सारे सब वैरायटीज़ सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये वाला कितने लोगों को समझ में आया, एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करो। ये एक बड़ा प्यारा सा सवाल था जो आपको यहाँ पे देखने मिला, मज़ेदार क्वेश्चन था, बहुत ब्यूटीफुल प्रॉब्लम था, मज़ेदार सॉल्व किया, वो पूरा का पूरा डेटा एकदम प्रॉपर बैठ गया, दिख रहा है। अगर तुम सही तरीके से करेंगे ना, पूरा प्रॉपर बैठ जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा सॉल्व करके, ऐसा लगेगा कि मतलब एकदम मचा ही दिया, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसी वाली फीलिंग आएगी। कितने लोगों को समझ में आया। अब क्वेश्चंस तो तुम कर ही लोगे, क्वेश्चंस इसके अंदर देख लेना, ठीक है। अच्छा, कुछ और भी क्वेश्चंस थे, वो भी दिखाता हूँ, ठीक है, कि और तुम्हारे पास इसमें बढ़िया पेपर था, मतलब इसके अंदर अगर आप देखोगे स्केड्यूलिंग वाले प्रॉब्लम भी था, ये वाला देखो स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम था, ठीक है। कुछ और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम उठाते हैं, ये एयरलाइन कंपनी वाला जो प्रॉब्लम था वो भी कुछ लोगों ने देख, इस वाले को भी कुछ लोगों ने फॉर एग्जांपल छोड़ा था उस सीजन में। आओ इसको ट्राई करते हैं। कैन वी ऑल सिंपली डू वन थिंग, कितने एक सिंपल काम करना, ठीक है। अगर आपको DILR के अंदर अच्छा करना है ना, तो कुछ कुछ आपको क्वांट्स वाले हिस्से आपको इम्प्रूव करने पड़ेंगे। तो क्वांट्स में एक हिस्सा तो तुम्हारा सेट थियरी वाला है, सेट थियरी के ऊपर भी तुम्हारे को प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। एक और हिस्सा है जिसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, बेसिक PNC, ऐसा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बेसिक PNC। मैं आपको इस वाले सेट के माध्यम से थोड़ा सा बेसिक PNC भी बता दूंगा, पर उसके पहले एक बार फटाफट 30 सेकेंड्स में खाली सेट पढ़ लो, खाली पढ़ लो, बेसिक सेट पढ़ लो। ये जो अंडरलाइन प्रिंसिपल है ना, इसको ज़रा अच्छे से समझ लेना। 30 सेकेंड्स है, एक बार पढ़ो, फिर इसको मिल के सॉल्व करते हैं। बेसिक समझाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा। लेट अस ऑल ट्राई दिस। ओके, सब लोगों ने पढ़ लिया, आओ इसको ट्राई करते हैं। प्यारा सवाल है, थोड़ा सा बेसिक PNC भी इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। चलो आओ, लेट अस डू दिस। देखो, so what do we have here? A new airlines company is planning to start operations in a country. The company has identified 10 different cities which they plan to connect to their network to start with. The flight duration between any pair of cities will be less than 1 hour. To start operations, the company has to decide on a daily schedule. ठीक है, अब ये schedule बना रहे हैं, ठीक है ना। अकाशा एयर ने स्टार्ट किया होगा, यही सब किया होगा, है ना। कितने लोगों ने अकाशा एयर से बाय द वे ट्रैवल किया, एक बार कंफर्म करो भाई, ठीक है। चलो,
द अंडरलाइंग प्रिंसिपल दैट दे आर वर्किंग ऑन इज द फॉलोइंग। अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है, किस लॉजिक से ये नेटवर्क को बिल्ड कर रहे हैं, इससे तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि ये कौन से सब वैरायटी में आता है। अगर गेस कर लिया तो ज़रूर चैट में बताइए कि कौन सी सब वैरायटीज़ हैं। एक DILR के अंदर ना, मतलब जनरली बहुत सारे लोग बोलते हैं कोई सिलेबस नहीं है, सिलेबस नहीं है, लेकिन तुम्हारे सब वैरायटीज़ मोटा मोटा फिक्स्ड ही है। ठीक है, अगर तुम पेपर उठा के देखोगे तुम्हें उसी सब वैरायटी में दिखेगा, वही बाइनरी लॉजिक, रूट्स एंड नेटवर्क्स। अब ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये रूट एंड नेटवर्क का क्वेश्चन, ठीक है, रूट एंड नेटवर्क का तुम्हारा क्वेश्चन है, रूट एंड नेटवर्क टाइप। ठीक है, अब ये रूट एंड नेटवर्क टाइप है, उसको ट्राई करते हैं। चलो लेट अस ऑल ट्राई दिस। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ओके। अब यहाँ पे अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है वो देखो। ठीक है, अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है वो समझते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे एनी पर्सन स्टेइंग इन एनी ऑफ दीज 10 cities शुड बी एबल टू मेक अ ट्रिप टू एनी अदर सिटी इन द मॉर्निंग एंड शुड बी एबल टू रिटर्न बाय द इवनिंग द सेम डे। बेसिकली अगर मान ले 2 cities हैं A और B, तो सुबह में यहाँ से जाएगा A से B और शाम को B से A वापस आ जाएगा। और जो इंसान यहाँ पे सुबह में B से A जा रहा है वो शाम को A से B वापस आ जाएगा। तो 2 शहर के बीच में कितने फ्लाइट्स डालने पड़ेंगे, कंफर्म करो भाई। 2 शहर के बीच में कितने फ्लाइट्स डालने पड़ेंगे? 4 फ्लाइट्स डालने पड़ेंगे कि नहीं? ये कितने लोगों को क्लियर हुआ? ये वाला समझ में आया कि नहीं, कंफर्म करो। देखो बहुत सिंपल है, 2 शहर है, एक A है B है। A से सुबह में जो आदमी जाएगा वो B से शाम में आएगा। ठीक है, तो उसके लिए 2 फ्लाइट्स होने चाहिए, एक जाने का एक आने का। और एक इंसान जो B से जाएगा A, वो शाम को A से B वापस आएगा। तो टोटल कितने फ्लाइट्स होंगे बोलो? यहाँ पे 4 फ्लाइट्स हो जाएंगे। सबको क्लियर हुआ कि नहीं, कंफर्म करो फटाफट चैट में। 4 फ्लाइट्स बनेंगे। अब यही इसका बेसिक प्रीमाइस है, बेसिक प्रीमाइस याद रखना, उसके बाद प्रॉब्लम अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपके 4 फ्लाइट्स हो जाएंगे। ओके, अब चलो आगे चलते हैं। लेट अस ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, बेसिकली पीएनसी होता क्या है? पीएनसी होता तुम्हारा बेसिकली काउंटिंग ही है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर आप काउंट करो तो आपका पीएनसी हो गया। अब देखो इस वाले प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, इसको पढ़ो एक बार। बोल रहा है कि इफ द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज टू बी सेटिस्फाइड इन सच अ वे दैट द जर्नी बिटवीन एनी 2 cities can be performed using only direct flights, then the minimum number of direct flights to be scheduled is। तो आपको मिनिमम कितना डायरेक्ट फ्लाइट इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले केस में अब देखो तुम्हारे पास कितने सिटीज़ हैं? 10 सिटीज़ हैं, है ना। अब ये बताओ कि 10 में से अगर 2 सिटीज़ सेलेक्ट करने हो तो कितने तरीके से कर सकते हैं? इतना ही बेसिक पीएनसी लगता है, ज़्यादा नहीं। इसमें तुमको डिक्शनरी रैंकिंग और ये सब नहीं आएगा DILR में, वो सब तो क्वांट्स का अलग है। यहाँ पे तुम्हें बहुत बेसिक पीएनसी समझना है कि भाई 10 सिटीज़ हैं, 10 में से अपने को 2 सेलेक्ट करने हैं। कितने तरीके से होंगे मेरे को फटाफट सब लोग चैट में बताओ। ठीक है, 10 में से अगर मेरे को 2 सेलेक्ट करने हैं तो किस तरीके से होगा? आप 10C2 कर दोगे। ठीक है ना, 10C2 कर दोगे, 10C2 कर दोगे। यहाँ तक सबको समझ में आया, कंफर्म करो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो अथर्व। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लो। यहाँ पे 10 सिटीज़ हैं, 10 सिटीज़ में से अगर 2 सिटीज़ अपने को सेलेक्ट करने हो तो 10C2 वेज में होगा। 10C2 को कैसे सॉल्व करते हैं ये कितने लोगों को आता है? बेसिक है, मैं वापस से ध्यान से इसको समझो। 10C2 को किस तरीके से सॉल्व करते हैं बताओ फटाफट। क्वेश्चन सबको विजिबल है? आई थिंक कैमरा वॉज ऑब्स्ट्रक्टिंग द व्यू ऑफ द क्वेश्चन, बट आई एम होपिंग नाउ द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली विजिबल। 10C2 कैसे सॉल्व करते हैं? देखो NCR इज नथिंग बट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो 10C2 क्या होगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। अब इसको लिखो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, कैंसिल कर दो। तो बेसिकली 10 इंटू 9 अपॉन 2 ही हो गया ना। तो 10 इंटू 9 अपॉन 2 मतलब 90 अपॉन 2 मतलब 45 हो गया। इसको करने का एक और तरीका क्या है? सिंपलर तरीका, घरेलू उपाय। ठीक है ना, घरेलू का, है ना, नानी का घरेलू उपाय क्या है? देखो 10C2 इसको किस तरीके से कर सकते हैं? इसको ऐसे लिखो, पहले ये जो नंबर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। ठीक है, लास्ट नेचुरल नंबर तक 2 इंटू 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। कितने नंबर्स आ गए डिनोमिनेटर में? 2 आ गए। ऊपर वाले नंबर को भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो यहाँ पे।
कितने नंबर्स? दो ही नंबर्स। तो 10 इंटू 9, नीचे दो नंबर्स ऊपर दो नंबर्स, तो कितने हो गए? 90/2। तो कितना आ गया? 45। क्या तुम इसी तरीके से 7C3 सॉल्व करके बताओगे मुझे? देखो 7C3 भी इसी तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो। कैसे? यहाँ देखो तीन नंबर्स हैं, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो 3 इंटू 2 इंटू 1। कहाँ तक जाना है? लास्ट नेचुरल नंबर तक। अब डिनोमिनेटर में कितने नंबर्स हो गए? तीन। उतने ही न्यूमरेटर में लिखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5। तो ये हो गया आपका 35। कितने लोगों को अभी के लिए एनसीआर थोड़ा बेसिक सॉल्व करने आया? जब पीएनसी पढ़ेंगे तो उसको पूरा प्रॉपर क्लियर कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, एकदम प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबको क्लियर हुआ कि नहीं? कंफर्म करो एक बार फटाफट चैट में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा। ठीक है ना? इसी तरीके से हमने 7C3 कैलकुलेट कर लिया। सबको क्लियर हुआ कि कैसे करते हैं? ठीक है, जब अपन लोग पीएनसी पढ़ लेंगे तब तो ये भाई केक वॉक हो जाएगा, तब तो कुछ नहीं बचेगा। ये तो मतलब एकदम ही बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है, अभी जितने लोगों ने पीएनसी नहीं पढ़ा है उन लोगों के लिए एटलीस्ट थोड़ा बेसिक बता दिया, समझ में आ जाए। अब 10C2, 10 शहरों में से अगर 2 शहर सेलेक्ट करने हो तो 10C2 वेज में होगा, वो हो जाएगा तुम्हारा 45। ठीक है, 10 में से 2 शहर सेलेक्ट कर लिया 45 वेज में। अच्छा, अब हर एक 2 शहर के बीच में कितने फ्लाइट चाहिए बोलो? अभी हमने अंडरलाइन प्रिंसिपल देखा था, हर एक 2 शहर के बीच में कितने फ्लाइट्स अपने को चाहिए, अभी तो देखा था। अगर यहाँ पे ए है और बी है, ए से सुबह में जाएगा, बी से शाम में वापस आएगा। एक इंसान बी से ए जाएगा सुबह में, शाम को वापस आएगा। तो हर एक 2 शहर के बीच में 4 फ्लाइट है, और 2 शहर सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 45। तो 45 इंटू 4 हो जाएगा 180। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करो। कितने लोगों को समझ में आया एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करो। क्लियर हुआ? हाँ कि ना, कुछ तो बोलो बंधु। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे 180 वेज। ठीक है, 180 तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स। तो इस वाले केस में तुम देखो कि तुमको 180 फ्लाइट्स डालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या जो एयरलाइंस हैं वो ऐसे ही करते हैं? द आंसर इज नो, एयरलाइंस ऐसे ही नहीं करते हैं। एयरलाइंस तुम्हारे कनेक्टिंग फ्लाइट्स चलाते हैं। कितने लोगों ने देखा है? तो जहाँ पे तुम्हारा फ्रीक्वेंसी कम है वहाँ पे तुम्हें ऐसा नहीं कि सुबह शाम दिया हुआ है फ्लाइट, वहाँ कोई जा नहीं रहा है और फ्लाइट लगा के बैठा हुआ है। क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री में क्या होता है? एयरलाइन इंडस्ट्री में क्या होता है कि तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट बहुत हाई होता है ना? एयरलाइन इंडस्ट्री में फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? बहुत ज़्यादा। फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि भाई तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट इतना ज़्यादा है तो तुम्हें ओवरऑल बाकी के कॉस्ट्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम एकदम रैंडम शिट नहीं कर सकते, तुम्हें प्लान करके चलना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अगर एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। देख, बेसिक प्रीमाइस सेम है, पर एक बार सब लोग ट्राई करो। ये वाला तुम्हारा जो है ये हब एंड स्पोक मॉडल पे है। हब एंड स्पोक मॉडल आप लोग पढ़ेंगे जब तुम ऑप्स में जाओ। कितने लोग यहाँ पे ऑपरेशंस में इंटरेस्टेड है? जब तुम ऑपरेशंस में जाएगा ना, ऑपरेशंस मैनेजमेंट में बी स्कूल के अंदर भी तुम्हें पढ़ने का मौका मिलेगा हब एंड स्पोक के बारे में। एक बार सब लोग 30 सेकेंड्स लो, 30 सेकेंड्स तो कम है, चलो 45 सेकेंड्स लो, एक बार ये क्वेश्चन को ट्राई करो। अगर पिछला वाला समझ में आया है ना तो ये वाला डेफिनेट सॉल्व होगा। एक बार ट्राई करो, फिर इसको मिल के सॉल्व करेंगे। ऑल राइट, तो आई एम होपिंग कि एटलीस्ट सब लोगों ने प्रॉब्लम पढ़ तो लिया होगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। हब एंड स्पोक वाला मज़ेदार प्रॉब्लम है, लेट्स ट्राई एंड सी। तो अगर तुझे बेसिक प्रीमाइस पिछले वाले में समझ में आया ना तो ये वाला क्वेश्चन भी होना चाहिए। देखो कैसे होगा। सपोज अपने को यहाँ पे दे रखा है व्हाट इज गिवन टू अस। ठीक है, लेट मी कीप माई कैमरा ऑफ सो दैट द क्वेश्चन कैन बी विजिबल। देखो, आई एम होपिंग कि क्वेश्चन इज नाउ विजिबल। देखो, सपोज 3 of the 10 cities are to be developed as hubs। ठीक है, 3 सिटी को हब बना दिया। हब क्या है? जहां से आप कनेक्टिंग फ्लाइट्स भेजेंगे। अ हब इज अ सिटी विच इज कनेक्टेड विथ एवरी अदर सिटी बाई डायरेक्ट फ्लाइट्स ईच वे, both in the morning as well as in the evening. The only direct flights which will be scheduled are originating and or terminating in one of the hubs। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से ए बी सी तुम्हारे हब्स हैं, है ना, और बाकी मान लो फॉर एग्जांपल डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, एटसेट्रा है। तो अगर डी से मान लो एफ जाना होगा तो मेरे पास डी से एफ डायरेक्ट जाने का ऑप्शन नहीं है। मैं कैसे जा सकता हूँ? डी से ए जाऊँगा, ए से एफ जाऊँगा।
या फिर डी से बी जाऊंगा, बी से एफ जाऊंगा, या फिर डी से सी जाऊंगा, सी से एफ जाऊंगा। समझ में आया? तो मुझे हब के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट फ्लाइट्स कहाँ के लिए है? हब के लिए। हब के थ्रू ही तुम इस केस में जा सकते हो। अब देखो क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर नाउ। then the minimum number of direct flights that need to be scheduled so that the underlying principle to serve all 10 cities is met without visiting more than one hub during one trip। आपको एक ही हब के थ्रू जाना है, एक हब से ज़्यादा आपको नहीं जाना है। देखो, अब देखो, यहाँ पे आपके 7 हब सिटीज़ हो गए, 7 आपके नॉन हब सिटीज़ हो गए, और आपके 3 हब सिटीज़ हो गए। अब मान ले कि एक आपका यहाँ पे 7 जो नॉन हब सिटीज़ हैं और एक ये आपका हब सिटी मान लेते हैं। ये 7 और ये 1 के बीच में तुम्हारे कितने फ्लाइट्स होंगे? एग्जाम्पल ले लो, मान लो लेट्स से डी है एक तुम्हारा नॉन हब सिटी। तो डी से एक फ्लाइट सुबह में गया ए और वापस आया, और ए से एक फ्लाइट सुबह में गया डी और वापस आया, तो डी और ए के बीच में 4 फ्लाइट हो गया। वैसे ही ये जो 7 नॉन हब सिटीज़ हैं जो ए से कनेक्टेड हैं, तो ये 7 नॉन नॉन हब सिटीज़ और ए के बीच में टोटल कितना हो जाएगा? 7 इंटू 4 28 फ्लाइट्स होंगे। ये जो 7 नॉन हब सिटीज़ हैं इनका सिमिलरली बी के साथ में बोलो कितने फ्लाइट्स होंगे? देखो, 7 नॉन हब सिटीज़ हैं, है ना, इनका बी के साथ में अगेन हर एक नॉन हब सिटी का हब के साथ में टोटल 4 फ्लाइट होगा, और 7 नॉन हब सिटीज़ हैं तो 7 इंटू 4 फिर से यहाँ पे 28 हो जाएगा। और अगेन सिमिलरली ये जो 7 नॉन हब सिटीज़ हैं इनका सी के साथ में टोटल कितना फ्लाइट होगा? 28 फ्लाइट हो गया। तो नॉन हब से हब के कनेक्शंस में 28 प्लस 28 प्लस 28, नॉन हब और हब वाले जो कनेक्शंस हैं ये तुम्हारे 28 इंटू 3 84 तुम्हारे फ्लाइट्स बना दिया। अच्छा, अब ये हब भी तो आपस में कनेक्टेड होगा ना? ठीक है, अब ये हब भी आपस में कनेक्टेड होगा क्योंकि किसी को ए से बी भी जाना पड़ सकता है। ऐसा थोड़ी है कि किसी को डी से एफ जाना है। ऐसा भी हो सकता है कि ए से बी जाना हो। तो अगर ए से बी जाना होगा तो ए से बी सुबह में जाएगा, शाम को आएगा। एक इंसान बी से ए जाएगा, सुबह में शाम को आएगा, तो ए और बी के बीच में भी 4 फ्लाइट होगा। सिमिलरली ए और सी के बीच में भी 4 फ्लाइट होगा। सिमिलरली बी और सी के बीच में भी 4 फ्लाइट होगा। तो टोटल कितना फ्लाइट हो गया? 84 प्लस 12। हब और हब वाला टोटल 12 हो गया, हब नॉन हब वाला 84 हो गया। तो टोटल कितना बन गया? 96। कितने लोगों को समझ में आया? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करो। क्लियर हुआ कि नहीं? कंफर्म करो भाई फटाफट चैट में। तो प्यारा सवाल है, ठीक है। तो ये आपका एक और इंटरेस्टिंग सेट था। तो रूट्स एंड नेटवर्क्स के अंदर आपको इस टाइप के सेट देखने मिल सकते हैं, और भी हम रूट्स एंड नेटवर्क्स वाले सेट भी देखेंगे। ऑल राइट, आई एम होपिंग कि सब लोगों ने इसको एक बार पढ़ लिया होगा। तो चलो एक बार इसको ट्राई करते हैं। लेट अस सी हाउ डू वी गो अबाउट सॉल्विंग दिस सेट। सबसे पहले हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में बात करी है इस सीजन के अंदर। अगर आपने लास्ट सीजन ये गलती करी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये गलती आप ना करें। बहुत कम लोग होंगे जो आपको इसके बारे में बताएंगे, पर अगर आप ये सुन रहे हैं इस सेशन के थ्रू तो ट्राई जरूर करना। ये आपको डीआईएलआर का पूरा गेम चेंज कर देगा तुम्हारा, अगर उसको तुमने प्रॉपरली कर लिया। एंड द सोल्यूशन इज बकेटाइजेशन। जो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं डीआईएलआर में, उसका सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन ही बकेटाइजेशन है। बकेटाइजेशन क्या है? प्राइमरीली डीआईएलआर के अंदर हम जनरली जब हम सॉल्व करते हैं तो हम कभी ये सोचते नहीं कि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, किस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कौन सी वैरायटी सॉल्व कर रहे हैं। वो जो वैरायटीज हैं उनको आप प्रॉपरली बकेट कर सकते हो। आपके लिमिटेड नंबर ऑफ बकेट्स हैं, अनलिमिटेड नहीं है डीआईएलआर का सिलेबस। आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है डीआईएलआर में। डीआईएलआर में भी आपको एक लिमिटेड सेट ऑफ वैरायटीज या लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये काफी काउंटर इंट्यूटिव कुछ लोगों को लगेगा, लेकिन अगर आप इफ यू विल बकेटाइज, यू विल रियलाइज कि आपका 35 से 40 ही बकेट्स हैं जिनके अंदर से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है। और आपको अगर वो 35-40 सेट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ये सारे के सारे पीवाईक्यू वाले जितने सेशंस हैं सारे बैठो प्रॉपरली, आपको सारे के सारे बकेट्स आइडेंटिफाई करके देंगे। ठीक है, आप उन्हीं बकेट्स के अंदर सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो। आप और सेट्स के साथ में तैयारी करो, उनको भी उन्हीं बकेट्स में डालो, और फिर मॉक्स लो, मॉक्स के सेट को भी उन्हीं बकेट्स में डालो। देखना कि तुम्हें हर एक एलिमेंट, हर एक टाइप के सेट के अंदर कंफर्ट फील होने लगेगा, और अननोन का डर कम हो जाएगा। बहुत लोगों को डीआईएलआर में अननोन का डर सताता है कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा डीआईएलआर में। नहीं होगा अगर आप प्रॉपरली बकेटाइज करते हैं तो।
इस वाले के अंदर बात करते हैं कि ये कौन सा बकेट है, एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे। कितने लोगों ने इस टाइप का प्रॉब्लम देखा है कि आपको एक टीम बनानी है, टीम में 4 लोग रखने हैं, इसको रख सकते हैं, उसको नहीं रख सकते, ये आएगा तो वो भी आएगा, ये वाला नहीं आएगा तो वो वाला भी नहीं आएगा, ये 3 लोगों का आपस में झगड़ा चल रहा है तो ये आपस में आप इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। इस टाइप के प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? इस टाइप के प्रॉब्लम को बोलते हैं आपका ग्रुपिंग या फिर टीम फॉर्मेशन। ग्रुपिंग प्रॉब्लम इसको बोलते हैं, ग्रुपिंग प्रॉब्लम। ये आपका एक ग्रुपिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी के भी कैट के QPYQ वाले पेपर उठाओ या जो भी आपके पास मटेरियल्स हैं वो उठाओ, आप ढूंढो कि उसमें ग्रुपिंग वाला प्रॉब्लम मिल रहा है कि नहीं। अगर ग्रुपिंग प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है तो आपका मटेरियल अप्रोप्रिएट नहीं है तैयारी के लिए, बिकॉज आपको हर एक वैरायटी के अंदर अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस मिलना जरूरी है दोस्तों। इज दैट पार्ट एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबडी? तो सिर्फ क्वांटिटी नहीं, किसी ने DILR के अंदर, मैं फॉर एग्जांपल बहुत लोगों से बात कर रहा था कि क्या तुम्हारा थॉट प्रोसेस है, अप्रोच क्या है? सर कुछ नहीं, 600 800 सेट कर देंगे। अरे 600 800 खाली अरेंजमेंट कर दोगे क्या? गेम्स एंड टूर्नामेंट्स कौन करेगा? गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के अंदर सारी सब वैरायटीज कौन करेगा? राउंड रॉबिन कौन करेगा? सीड बेस्ड कौन करेगा? नॉकआउट एलिमिनेशन कौन करेगा? डबल एंट्री मैट्रिक्स कौन करेगा? तुम्हारे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स बेस्ड पजल्स कौन करेगा? कॉइन पिकिंग पजल कौन करेगा? तो ये सारी वैरायटीज को प्रॉपरली आइडेंटिफाई भी करना है, हर एक को प्रॉपरली बकेटाइज करके बकेट्स के अंदर प्रॉपरली आपको सेट्स डालने हैं और उसके अंदर सॉल्व करना है। लास्ट में हर एक बकेट बाई बकेट आपको रिवाइज करना है। आपको अलग लेवल कंफर्ट फील होगा DILR के अंदर अगर आप इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हैं तो। आई वुड रियली अर्ज यू, आप इसको 2 महीना प्रॉपरली करके देखो। 2 मंथ्स के एंड में अगर DILR आज तेरा वीकेस्ट है, आई कैन गारंटी यू 2 महीने के एंड में तुम DILR में मचा रहा होगा। यू वुड बी एटलीस्ट बेटर देन 90% ऑफ द कैट एस्पिरेंट्स इफ यू डू इट प्रॉपरली। तो स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी करो, हैफाजार्ड मत करो और सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस मत करो, वैरायटी या क्वालिटी पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो ग्रुपिंग प्रॉब्लम समझ में आया, टीम फॉर्मेशन ये आपका प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं। ठीक है जन्मेश, मैं कोर्सेस और सर्टिफिकेशंस के ऊपर बाद में वापस आऊंगा। मैं पहले थोड़ी पढ़ाई की बात कर रहा हूं, तो अभी हम पढ़ाई के ऊपर स्टिक करेंगे। ठीक है जी, चलो आओ देखो फटाफट इस वाले को ट्राई करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ग्रुपिंग प्रॉब्लम है। ग्रुपिंग प्रॉब्लम के अंदर पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। 21 एम्प्लॉयज हैं, 10 आपके स्पेशल स्किल्ड हैं, रिमेनिंग आर रेगुलर्स के। तो रेगुलर आपके एम्प्लॉयज हो गए 11, स्पेशल एम्प्लॉयज हो गए 10, टोटल हो गया 21। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 मंथ्स द डिवीजन हैज टू कंप्लीट 5 प्रोजेक्ट्स एवरी मंथ। ठीक है, हर एक महीने में 5 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं। आउट ऑफ द 25 प्रोजेक्ट्स 5 प्रोजेक्ट्स आर चैलेंजिंग, 5 चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो बाकी के सारे स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स हैं। तो आपके 20 स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है। नाउ ईच ऑफ द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स हैज टू बी कंप्लीटेड इन डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, एवरी मंथ 5 टीम्स T1 T2 T3 T4 T5 वर्क ऑन ईच प्रोजेक्ट, वर्क ऑन वन प्रोजेक्ट ईच। T1 T2 T3 T4 T5 are allotted the challenging project in the first, second, third, fourth and fifth month respectively। तो पहले वाले में T1 को चैलेंजिंग मिलेगा, दूसरे में T2 को चैलेंजिंग मिलेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ओके। तो बेसिकली अपने को यहां तक ये समझ में आ गया कि क्या स्ट्रक्चर ले सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर अपने को क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई मैट्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया जा सकता है, जहां पे हम इस तरीके से ले सकते हैं कि टीम को हम एक एक्सिस में ले लें, ओके, और मंथ को एक एक्सिस में ले लें, मंथ 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 5। बिकॉज मंथ के हिसाब से ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा सा स्ट्रक्चर आपका बन गया। और अब अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसा अभी तक हमने पढ़ा है, इसमें अपने को चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स अपने को हर एक मंथ में चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो पहले वाले में T1 के पास चैलेंजिंग है, दूसरे महीने में T2 के पास चैलेंजिंग है, तीसरे में T3 के पास, चौथे में T4 के पास और पांचवें में T5 के पास। एक स्ट्रक्चर बन जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपने इनफ प्रॉब्लम्स हर एक वैरायटी में सॉल्व करे हैं तो आपको स्ट्रक्चरिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर स्ट्रक्चरिंग में दिक्कत आ रही है मतलब आपने इनफ प्रॉब्लम्स उस वैरायटी के सॉल्व नहीं किए हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा बहुत चेंज होगा लेकिन स्ट्रक्चरिंग मोटा मोटा सिमिलर ही रहता है। आगे चलते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट बिट नाउ। उसके बाद क्या दिया है? In the first month, T1 has one more SE than T2, T2 has one more SE than T3, T3 has one more SE than T4, T4 has one more SE than T5। टोटल ही 10 है। तो अगर फॉर एग्जांपल मान ले कि हम यहाँ पे लेंगे टोटल 10 है और हर एक में एक एक चेंज हो जा रहा है, तो अगर फॉर एग्जांपल मान लो T5 का x है तो T4 का हो जाएगा x+1, T3 का हो जाएगा x+2, T2 का हो जाएगा x+3 और T1 का हो जाएगा x+4। अब इनको ऐड अगर कर दें तो 4+3+2+1, 4 3 7 2 9 1 10, तो यही हो गया। तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा 0।
तो इसका मतलब जो स्पेशल एम्प्लॉय है T5 के पास होगा स्टार्ट में। अब रेगुलर एम्प्लॉय और स्पेशल एम्प्लॉय को बाइफरकेट इस तरीके से कर देते हैं। तो सबसे पहले T5 के पास हमने ये देखा कि स्पेशल एम्प्लॉय कितना है, 0 है। तो यहाँ पे 0 स्पेशल एम्प्लॉय है, 1 स्पेशल एम्प्लॉय है, 2 स्पेशल एम्प्लॉय है, 3 स्पेशल एम्प्लॉय है, 4 स्पेशल एम्प्लॉय है। 4 3 7 2 9 1 10। सैनिटी चेक कर लिया करो, कई बार थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक से पूरा का पूरा सेट खराब हो जाता है। तो एक बार कोशिश हमेशा करना कि सैनिटी चेक एक बार ध्यान से रखना, जो भी नंबर्स हैं प्रॉपरली एड अप हो रहे कि नहीं। स्पेशली जब पहले आप कोई सेट सॉल्व करते हो तो इनिशियली इंसान थोड़ा टेंटेटिव रहता है, तो वो चेक कर लेना जरूरी है। ठीक है, ये वाला पार्ट अपना डन हो गया। अब अपने को यहां तक तो खेल समझ में आ चुका है। ठीक है, यहां तक खेल समझ में आ गया है। ओके, बिटवीन टू सक्सेसिव मंथ्स द कंपोजिशन ऑफ टीम चेंजेस एज बिलो। ओके, द टीम अलॉटेड द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। अब बेसिकली ये बोल रहा है कि चैलेंजिंग प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ओके। अब टोटल एम्प्लॉयज हैं 21। ठीक है, टोटल एम्प्लॉयज हैं आपके 21। और अपने को ये सब कुछ दे रखा है कि भाई कितने स्पेशल स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं, कितने रेगुलर एम्प्लॉयज हैं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 मंथ्स द डिवीजन हैज टू कंप्लीट 5 प्रोजेक्ट्स एवरी मंथ। तो हर महीने में 5 प्रोजेक्ट्स करने हैं। और आउट ऑफ 25 प्रोजेक्ट्स 5 प्रोजेक्ट्स आर चैलेंजिंग while the remaining ones are standard. Each of the challenging projects has to be completed in different months. Every month 5 teams work on each project. T1, T2, T3, T4, T4 are allotted the challenging project in the first, second, third, fourth, fifth. The team assigned the challenging project has one more employees than the rest. तो अगर फॉर एग्जांपल पहले में T1 के पास चैलेंजिंग है, तो T1 के पास टोटल 5 एम्प्लॉयज होंगे और बाकियों के पास 4 4 4 4 होंगे। तो 4 × 4 16 हो जाएगा और 5 हो जाएगा 21। तो ये टोटल 21 एम्प्लॉयज का हिसाब पूरा हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो T1 के पास होना चाहिए एक रेगुलर एम्प्लॉय, T2 के पास होना चाहिए 2 रेगुलर, T3 के पास होना चाहिए 3 रेगुलर, T4 के पास होना चाहिए 4 रेगुलर और T5 के पास होना चाहिए 5 रेगुलर। ठीक है, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 1। क्यों? क्योंकि सिर्फ 5 इसी का करना है, बाकी सबके 4 4 करने हैं। तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, इसके भी 4 कर दो। अब फिर से सैनिटी चेक देखो। 4 + 3 7 हो गया, 2 9 हो गया, एक 10 हो गया, एक 11 हो गया। तो 11 आपके रेगुलर एम्प्लॉयज हो गए और 10 आपके स्पेशल हो गए। तो पहला मंथ एकदम सॉर्टेड है। पहले मंथ में कौन से टीम को कितने अलॉट किए हैं, कितने स्पेशल एम्प्लॉय हैं, कितने रेगुलर एम्प्लॉय हैं, ये अपना डन हो गया। और आपका जो पूरा का पूरा सेट है वो एकदम सही तरीके से अब स्ट्रक्चर आपका बन चुका है। एक स्टार्ट आपको मिल चुका है। इसके बाद आपको बेसिक्स बस ठीक से रखना है, आपका पूरा का पूरा सेट निकल जाएगा। देखो ध्यान से, अगर आपने स्ट्रक्चर ठीक बनाया है तो बड़े प्यार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो आओ देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। देखो, द टीम अलॉटेड, यहाँ पे अपने पास ये है कि द टीम अलॉटेड द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट गेट्स 2 SE फ्रॉम द टीम विच वाज अलॉटेड द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट इन द प्रीवियस मंथ। ठीक है, तो अब सेकंड वाले में T2 के पास चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, तो वो क्या करेगा, 2 SE ले लेगा फ्रॉम द टीम जिसके पास चैलेंजिंग प्रोजेक्ट पहले था। तो यहां से 2 SE ले लेगा तो 5S पे आ जाएगा। एंड इन एक्सचेंज 1 RE शिफ्टेड फ्रॉम द फॉर्मर टू द लैटर। एक RE यहां से शिफ्ट हो जाएगा तो ये 0 R पे आ जाएगा। T2 के 5 चाहिए, चैलेंजिंग वाले को 5 चाहिए तो 5 हो चुका है। एक यहाँ पे आ गया तो ये 2 R पे आ गया और यहाँ से 2 चलेगा तो ये 2S पे आ चुका है। हो गया ये वाला काम कंप्लीट। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने कर लिया। आफ्टर द अबव एक्सचेंज इफ T1 हैज एनी SE एंड T5 हैज एनी RE देन 1 SE is shifted from T1 to T5 and 1 RE is shifted from T5 to T1। अब इसके पास अगर एक भी स्पेशल है तो वो टी बोल रहा है कि T5 को दे दो एक, और एक यहाँ से हमारा रेगुलर एम्प्लॉय ले लो। तो ये 1S हो जाएगा, ये 3R हो जाएगा। और ये 1 इधर दे दिया T5 को तो ये 1S पे आ गया और ये 3R पे आ गया। ठीक है, ये हिसाब पूरा हो गया अपना। और फाइनली ये वाला पार्ट में एक और एलिमेंट ये है कि इफ T2 हैज एनी SE एंड T4 हैज एनी RE, ठीक है, देन 1 SE is shifted from T2 to T4 and 1 RE is shifted from T4 to T2। अब अगर T2 के पास कोई SE है, ठीक है, आफ्टर दी अबव एक्सचेंज, ये वाला एक्सचेंज करने के बाद, इस वाले करने के बाद, अब एस यहाँ पे देखो T2 के पास कोई ऐसी है क्या है, तो बोल रहा है कि एक T4 को दे दो। तो बेसिक, और यहाँ से एक RE ले लो तो ये आपका 4S पे आ जाएगा, ये आपका 1R पे आ जाएगा और ये आपका 2S पे आ जाएगा, ये 2R पे आ जाएगा। और T3 आपका 2S और 2R पे ही रह रहा है, और T3 के बारे में कुछ बोला नहीं है। तो आपका कंडीशन ए और कंडीशन बी हमने यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया। तो आपका फाइनली आप मंथ 2 के अंदर अगर हम देखें
तो यहाँ पे 1 और 3 बन जा रहा है, यहाँ पे 4 और 1 बन जा रहा है, यहाँ पे 2 और 2 बन जा रहा है, यहाँ पे 2 और 2 बन जा रहा है, यहाँ पे 1 और 3 बन जा रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा मंथ 2 का कंप्लीशन। कितने लोगों को समझ में आ गया, एक बार फटाफट चैट में कंफर्म कर दो। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबडी? किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, बस स्टेप बाय स्टेप करना है। देख, इसके बाद तुम्हें एक्चुअली बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला गेम है ही नहीं। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ और तुम्हारे सारे के सारे टीम्स का मंथ बाय मंथ कंपोजिशन तुमको मिलता जाएगा। बस यही इस वाले प्रॉब्लम के अंदर करना है। कितने लोगों को समझ में आ गया, एक बार फटाफट चैट में जरूर बताना। इसके अंदर अगर कोई भी डिफिकल्टी होगी तो भी आप चैट में बता सकते हो, कमेंट्स में भी बता सकते हो। वी विल ट्राई टू इफेक्टिवली सॉल्व दैट। बट इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर टू यू नॉट? ठीक है, सबको समझ में आया? चलो एक बार मंथ 3 भी वापस से कर लेते हैं, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मंथ 3 लेवल पे आपका सॉल्व हो जाए। अदरवाइज दिमाग लगाने वाला बहुत ज्यादा काम है नहीं। स्ट्रक्चर एक बार सही बन गया, बैठ गया, तो उसके बाद आपका काम एकदम आसान हो जाता है। ठीक है, लेट मी शो यू। अगर तीसरा वाला भी देखें, अब फिर से सेकंड वाले के पास चैलेंजिंग था। अब चैलेंजिंग यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, T2 से T3 में। अब बोल रहा है कि द टीम अलॉटेड चैलेंजिंग गेट्स 2 SE फ्रॉम द टीम विच वाज अलॉटेड चैलेंजिंग। तो अब यहाँ से 2 SE आ जाएगा तो ये 4S पे आ जाएगा, एक RE इधर दे देगा तो ये 2R पे आ जाएगा, ये 1R पे आ जाएगा और ये आपका 2S पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हिसाब बन गया। अब बोल रहा है कि फिर से वही T1 T5 वाला ट्रांसफर करो। अगर इसके पास S है तो उधर दे दो, तो ये 2S पे आ जाएगा और ये 2R पे आ जाएगा और ये वाला आपका 0S पे आ जाएगा और 4R पे आ जाएगा। और इस ट्रांसफर के बाद बोल रहा है T2 T4 में भी करो। तो T2 से एक SE इधर दे दो तो ये 3S पे आ जाएगा, इधर से एक ले लो तो ये 1R पे आ जाएगा और ये आपका 1S पे आ जाएगा और ये आपका 3R पे आ जाएगा। तो M3 का भी आपको समझ में आया कि नहीं, कंफर्म करो। तो M3 के अंदर भी आपका फाइनली क्या हो जाएगा, 0 4 हो जाएगा, 1 3 यहाँ पे हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा। सैनिटी चेक क्या है कि जिसके पास चैलेंजिंग है उसके पास 5 बनेगा, और जिसके पास चैलेंजिंग नहीं है उसके पास 4 4 का टीम बनेगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? है ना? शांतनु सिंह, स्ट्रक्चरिंग में ही प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चर कैसे करना है वही स्ट्राइक नहीं होता शांतनु। हर एक एलिमेंट के अंदर, हर एक सब वैरायटी के अंदर अपने को अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। दैट्स द ओनली वे टू गो अबाउट इट। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी डीआईएलआर में। ठीक है, डीआईएलआर में कई बार हमको लगता है कि भाई खाली दिमाग का खेल है, नहीं है, तैयारी भी है। अगर सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग ही होता तो जिसका प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छा है, सिर्फ डीआईएलआर में वही स्कोर करेगा, बाकी लोग कर ही नहीं पाएंगे। तो जो मेहनत कर रहा है उसका भी डीआईएलआर में स्कोर आ रहा है, क्योंकि उसने वैरायटीज को प्रॉपरली प्रैक्टिस किया है, समझा है और इनफ प्रॉब्लम्स हर एक सब वैरायटी में सॉल्व किया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जाके जिम में बॉडी बनाना है, रोज खाली डंबल मार रहे हैं। आपको सारे के सारे प्रॉपरली करने पड़ेंगे। यू हैव टू डू। आपको बैक भी करना पड़ेगा, लेग्स भी करना पड़ेगा, क्रंचेस भी करने पड़ेंगे, बेंच प्रेस भी करना पड़ेगा। सारी चीजें होंगी प्रॉपरली। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? फटाफट चैट में कंफर्म कर दो एक बार। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो चलो वापस देखो। अभी T3 के पास था, अब T4 के पास जाएगा। फिर से क्या बोल रहा है कि आपका इस वाले से इस वाले में दे दो, तो ये 5S पे आ जाएगा। ये 5S पे आ गया और यहाँ से एक R ले लोगे तो ये आपका 2S पे आ गया, ये 2R पे आ गया। हो गया खेल, यहाँ पे खेल। अच्छा, अब बोल रहा है कि T1 T4 T5 वाला ट्रांसफर करो, पर T1 T5 वाले ट्रांसफर के लिए यहाँ पे अब S है ही नहीं, तो 0S और 4R ले लो। T2 T4 ट्रांसफर के लिए आप यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो ये आपका बोल रहा है कि भाई आप इधर से कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ से एक और R देना पड़ेगा T2 को। तो इसके पास R है ही नहीं देने के लिए। तो हिसाब क्या हो जाएगा, मंथ मंथ 4 के अंदर आपका हिसाब ऑलमोस्ट सेम ही रह जाएगा, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसा हो गया और ये आपका 2S 2R हो गया। समझ में आया कि नहीं? कंफर्म कर दो। तो ये भी आपका बन गया। और फाइनली मंथ 5 में क्या होगा, ये आपका T5 से T4। अब यहाँ पे से 2 इधर ट्रांसफर कर दो तो ये 4S आ गया, यहाँ से एक R ट्रांसफर कर दोगे तो ये 1R हो जाएगा, ये आपका 1R पे आ जाएगा और ये 3S पे आ जाएगा। अब फिर से क्या T1 T5 ट्रांसफर पॉसिबल है? यहाँ पे है ही नहीं, तो कैसे करेंगे T1 T5? T2 T4 ट्रांसफर अब कर सकते हैं क्या? T1, हाँ, T2 T4 कर सकते हैं, बिकॉज अभी 1S है तो ये 0S पे आ जाएगा और ये आपका 4R पे आ जाएगा और ये वाला आपका 4S पे आ जाएगा और 0R पे आ जाएगा और ये आपका 2S 2R पे आ जाएगा। तो फाइनली मंथ 5 आपका पहुंच जाएगा इस लेवल पे, जहाँ पे आपका 0 एंड 4 है, फिर आपका यहाँ पे 0 एंड 4 है, फिर आपका 2 एंड 2 है, फिर आपका 4 एंड 0 है, आपका 4 एंड 1 है। ये हो जाता है आपका टेबल कंप्लीट और पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व। कितने लोगों को समझ में आया, एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे। स्ट्रक्चर ठीक बना दिया ना तो प्रॉब्लम खत्म ही हो गया, समझो।
ठीक है, एक बार एकदम फ्री फ्लोइंग हो गया। एक बार खाली स्ट्रक्चर ठीक बना दो, उसके बाद खाली घुमाते रहो। ग्रुपिंग वाला प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। आपने अगर ठीक से प्रैक्टिस किया ना, तो ग्रुपिंग वाला जो सेट है वो तुम्हें भर के नंबर देके जाएगा। ग्रुपिंग के और प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे अपने बूस्टर्स के अंदर। पीवाईक्यूज के अंदर भी कुछ और इंटरेस्टिंग है जो हम करने वाले हैं। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया, एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करो। ठीक है, तो ये प्यारा सा सेट था जो अपन लोगों ने सॉल्व किया। मजा आया कि नहीं बताओ चैट के अंदर। मजेदार सेट है। एक सेट तो मजेदार बनाता है, कैट वाला कुछ भी बोलो। ठीक है, मजा तो आता ही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लेट्स ट्राई अ फ्यू मोर। एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। ठीक है, कितने लोगों ने ये वाला प्रॉब्लम ट्राई किया है? एक और रूट्स एंड नेटवर्क वाला प्रॉब्लम है। ठीक है ना? क्लियर है? यहां तक आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। ठीक है सौरभ, एक बार वापस से एक बार देखना। अगर कहीं भी डिफिकल्टी होगी तो हम एक बार वापस से गो थ्रू कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों को मजा आया कि नहीं बताओ? खाली प्रणव बता रहा है, बाकी लोगों का क्या सीन है भाई? ठीक है चलो, बाकी लोग भी कंफर्म करो। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन एक बार रीड करो। ठीक है, लेट अस ऑल टेक 30 सेकेंड्स। ठीक है, रूट एंड नेटवर्क का क्वेश्चन है ये वाला। वैरायटी कौन सा है? रूट एंड नेटवर्क। एक बार सब लोग इसको रीड करो 30 सेकेंड्स में, फिर इसको देखते हैं कि क्या है, क्या समझने वाली बात क्या है, क्या अप्रोच है, उसको समझेंगे। लेट अस ऑल गिव इट अ ट्राई। ऑल राइट, चलो सब लोगों ने पढ़ लिया तो एक बार इसको ट्राई करते हैं कि चल क्या रहा है। बढ़िया प्रॉब्लम है, मजेदार। Four cars need to travel from Akala to Bakala. Two routes are available, one via Mamur, the other via Nanur. The roads from A to M and from N to B are both short and narrow. In each case, one car take, okay. One car takes 6 minutes to cover the distance, and each additional car increases the travel time per car by 3 minutes. देखो डीएलआर में एक बहुत सिंपल फंडा बनाता हूँ कि एज यू मूव, जैसे आप चलते जाओ, आप डेटा जो उसके अंदर दे रहा है ना, उसको प्रॉपरली एसिमुलेट भी करते हुए चलो। ठीक है, एक चीज जो बहुत ही इरिटेटिंग होती है डीएलआर में, वो होता है कि गोइंग बैक टू द सेट डेटा अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बहुत सारे लोग उसी में लगे रहते हैं, गोल 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 घूमते रहते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो उस चीज का बस ध्यान रखना है, थोड़ा नीट एंड क्लीन आपको ऑपरेट करना है डीएलआर के अंदर। एंड मेक श्योर करना है कि जब आप मूव कर रहे हो तभी आप डेटा एसिमुलेट करते हुए चलो। वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। करेक्ट। अब बोल रहा है हाउ मेनी कार्स वुड बी आस्क्ड टू टेक द रूट ए एंड बी, दैट इज डी 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 जो भी है। ठीक है, कितने कार्स यहाँ से भेजेंगे, कितने कार्स वहां से भेजेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर करते हैं, समझते हैं कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ी जगह बना ली जाए अपने लिए। आओ बना लेते हैं। देखो नाउ, अब यहाँ पे अपने पास क्या है? चार कार्स हैं, अकाला टू बकाला जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो रूट्स हैं, एक आपका वाया मामूर, दूसरा वाया नानूर। ठीक है, बढ़िया मस्त। ओके, नाउ द रोड्स फ्रॉम ए टू एम फ्रॉम एन टू बी आर बोथ शॉर्ट एंड नैरो। ओके, ए टू एम और एन टू बी आपका शॉर्ट एंड नैरो है। इन ईच केस वन कार टेक्स 6 minutes टू कवर द डिस्टेंस एंड ईच एडिशनल कार इंक्रीजेस द ट्रैवल टाइम बाय 3 minutes। तो इसको 6+3 वाला सिनेरियो ले लेते हैं। तो एक गाड़ी होगी तो 6 मिनट, हर एक गाड़ी जैसे बढ़ाते जाओगे तो 3-3 मिनट बढ़ता जाएगा हर एक गाड़ी के लिए। ठीक है, फॉर एवरी कार इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग बाय 3। तो बेसिकली अगर एक गाड़ी जाएगी तो 6 मिनट, दो गाड़ी जाएगी तो दोनों को 9-9 मिनट लगेगा। ठीक है, तीन गाड़ियां जाएंगी तो तीनों को 12-12 मिनट लगेगा। आई एम होपिंग कि ये वाला सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो डेटा को एसिमुलेट करते हुए चलते जाने का। ओके, नाउ ऑन द रोड फ्रॉम ए टू एन, और ये सेम चीज तुम्हारा यहाँ पे ए टू एम और एन टू बी दोनों के केस में होता है, तो यहाँ भी वही 6+3 वाला नोटेशन लेके चलेंगे। वन कार फ्रॉम ए टू एन, वन कार टेक्स 20 minutes एंड ईच एडिशनल कार इंक्रीज द ट्रैवल टाइम बाय 1 minute। तो ये आपका 20+1 वाला फॉर्मेट है। एंड ऑन द रोड फ्रॉम एम टू बी, वन कार टेक्स 20 minutes एंड ईच एडिशनल कार इंक्रीज द ट्रैवल टाइम बाय 0.9। तो ये आपका 20+0.9 वाला फॉर्मेट है। तो आई एम होपिंग कि ये नोटेशन क्लियर हो गया होगा, और डेटा भी हमने एसिमुलेट कर लिया। साथ में चलते हुए करो, यानी कि पूरा पहले पढ़ लिया, उसके बाद फिर से स्टार्ट से डेटा पढ़ने जा रहे हैं। डोंट डू दैट, किल्स टाइम। The police department orders each car to take particular route in such a manner that it is not possible for any car to reduce its travel time by not following the order, while the other cars are following the order। चार गाड़ियां हैं, किस तरीके से भेजना है? सिंपल बात है भाई। ओके, चार गाड़ियां हैं, किस तरीके से भेजना है? ऑब्वियस सी बात है कि आप एक मीन केस सिनेरियो अगर हम लेके चलें, मीन केस सिनेरियो अगर हम लेके चलें, तो आपका क्वेश्चन मान लो ये फॉर एग्जांपल लेट्स से देखते हैं, बोल रहा है कि कितने कार्स आप ए एन बी में भेजोगे। ठीक है,
आपके पास चार गाड़ियां हैं। मीन सिनेरियो ये है कि भाई फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मान ले हमने यहाँ पे दो भेज दिया, यहाँ पे दो भेज दिया, तो क्या होगा? पहले वाले केस में ये दोनों गाड़ियों को लगेगा 9 मिनट्स, ठीक है, जो कि सेम लगेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जब दो गाड़ियां चल रही हैं तो उनको लगेगा 20.9, तो कुल मिला के यहाँ पे लगेगा 29.9। और यहाँ पे दो गाड़ियां भेजोगे तो लगेगा 21, तो 21 + 9 यहाँ पे हो जाएगा 30 ANB रूट में, और यहाँ पे हो जाएगा 29.9। अब ये दोनों काफी ऑप्टिमाइज्ड है ना, कि दोनों तरफ से जाओ तो ऑलमोस्ट सेम टाइम लग रहा है। तो राइडर के पास अगर आप दो दो गाड़ी इधर भेजोगे तो इनमें से किसी भी राइडर के पास इस स्कीम को या इस रूल को, इस थॉट प्रोसेस को बीट करने का कोई इंसेंटिव नहीं होगा। करेक्ट, इस इंसेंटिव तभी होगा जब एक तरफ कम टाइम लग रहा है, एक तरफ ज्यादा टाइम लग रहा है, तो एक किसी भी गाड़ी के पास इंसेंटिव होगा कि वो उस पाथ को फॉलो ना करे। पर इस केस में ऐसा नहीं है, ये 29.9 है और ये 30 है, तो ये बहुत ही आराम से हो जाता है, बहुत ही इजीली हो जाता है। ये वाला कितने लोगों को समझ में आया, एक बार फटाफट चैट पे कंफर्म करेंगे। अब देखो, अगर मान ले फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कर दिया और यहाँ पे तीन कर दिया, तो ये ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 6 मिनट लगेगा, यहाँ पे 20 लगेगा, तो ये 26 में ही पहुंच जाएगा। लेकिन इस केस में क्योंकि तीन गाड़ियां यहाँ जा रही हैं, तो 6 + 3 + 3 12 मिनट यहीं लगेगा हर एक गाड़ी को। और यहाँ पे 20 +1 + 1 तो 22 मिनट्स यहाँ लगेगा। तो 22 और 12 मतलब 34 हो गया। डिस्पैरिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा इंसेंटिव होगा एक गाड़ी को रूल को नहीं फॉलो करने के लिए। करेक्ट, तो रूल को फॉलो करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक आपको सस्टेनेबल स्टेडी स्टेट काइंड ऑफ सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, जो कि हमने इस केस में बना लिया है। तो ANB रूट में अपने को कितने गाड़ियों को भेजना पड़ेगा? दो गाड़ियों को यहाँ पे भेजना पड़ेगा। कितने लोगों को समझ में आ गया, एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी? सब लोगों को क्लियर है कि नहीं, एक बार फटाफट चैट में बताओ। सबको समझ में आया? इज दिस क्लियर? परफेक्ट। तो ये वाला पार्ट अपन लोगों ने बड़े आराम से, बड़े अच्छे से इसको समझ तो लिया है। यहाँ तक क्लियर है? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करो। ठीक है ना? अरित्रा बोल रहा है लिखते रहना चाहिए। लिखते रहना चाहिए जरूरी नहीं है, मतलब थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में पॉइंटर्स नोट कर लो, समझ लो एक बार। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इस वाले के अंदर एक और इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये है, ठीक है, ओके, इफ ऑल द कार्स फॉलो द पुलिस ऑर्डर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रैवल टाइम? तो एक में हमने देखा 29.9 लगा, एक में 30 लगा, तो 0.1 का डिफरेंस है, तो हो गया आसानी से। ठीक है, करेक्ट। तो आपका ये वाला सिनेरियो में क्वेश्चन में थोड़ा सा एक और एलिमेंट ऐड कर दिया है। तो क्या ऐड किया है? वही था अकाला बकाला, यहाँ पे मामूर है और नानूर है। यहाँ पे क्या सिनेरियो चल रहा था? यहाँ पे 6 + 3 वाला केस था, यहाँ पे 6 + 3 वाला केस था, 20 + 0.9 वाला केस था, 20 + 1 वाला केस था। उसमें ये बोल रहा है कि ऑन द रोड फ्रॉम एन टू एन, अब एक और रास्ता यहाँ पे ऐड कर दिया। वन कार टेक्स 7 मिनट्स एंड ईच एडिशनल कार इंक्रीज द ट्रेवल टाइम बाई 1 मिनट। तो यहाँ पे 7 ले लिया, यहाँ पे +1 कर दिया। Assume that any car traveling, taking the AM/NB route travels the AM portion at the same time as the other cars taking the AMB route, okay, and the NB portion the same time as the other cars taking the ANB route, ठीक है? How many cars would the police department order to take AM/NB so that it is not possible for any car? अब बस सेम चीज है, अब बोल रहा है कि हर एक रूट में तुम कितना भेजोगे, AMB वाले रूट में कितना भेजोगे, AM/NB में कितना भेजोगे और ANB में कितना भेजोगे। ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। गाड़ियां तो उतनी है, चार गाड़ियां हैं, किस तरीके से अपने को भेजना चाहिए वो एक बार अपने को यहाँ पे फिगर आउट करना है, ताकि ओवरऑल आपका जो ओवरऑल हर एक रूट में लगभग लगभग सेम ही टाइम लगना चाहिए। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं? देखो, एक तो बहुत सिंपल है कि अगर फॉर एग्जांपल हम वही बेसिक सिनेरियो लेके चलें। बेसिक कौन सा सिनेरियो लेके चलें? कि भाई दो हमने यहाँ पे भेज दिए और दो हमने यहाँ पे भेज दिया, दो दो इधर भेज दिया। अब दो अगर यहाँ पे भेजा तो यहाँ पे कितना टाइम लग गया? 9 मिनट लग गया। ठीक है, अब उसमें से मान लो एक इधर भेज देते हैं, एक इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे 9 मिनट लगा और यहाँ पे एक ही जा रहा तो 20 मिनट लगेगा, तो 29 मिनट्स हो जाएगा। अब अगर इधर से अपन एक भेजें तो यहाँ पे क्या होगा? 9 लग गया, और इधर से भेजा तो 7 मिनट लग गया। और यहां से क्योंकि हमने दो भेजा हुआ है तो 2 + 1 इधर 3 आ जाएगा। करेक्ट, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 6 + 3 + 3 मतलब 12 मिनट्स यहाँ पे लग जाएगा। तो आपको 9 मिनट यहाँ लग गया, यहाँ पे आपको लग गया 12, और यहाँ पे आपको लग गया एडिशनल 7 मिनट। तो 7 मिनट यहाँ पे लग गया। तो ये आपका सिनेरियो बन गया 9 + 7 16 + 12 28। तो AM/NB में बन गया 28। और अगर ANB में देखें तो ये आपका
लेट्स से यहाँ पे दो गाड़ियां आपने छोड़ी हैं तो 21 मिनट्स यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे आके तीन गाड़ियां होगी तो 12, तो 21 + 12 हो गया 33। वाइल दीज टू आर प्रिटी क्लोज, बट ये तीसरा वाला पूरा का पूरा खेल खराब कर दे रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर हम गौर से देखें, अपने को क्या करना चाहिए, इस वाले रूट में, ए एंड बी वाले रूट में थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा ताकि वो बाकियों के करीब ले जाया जा सके। तो क्या ऑप्टिमाइजेशन किया जाए, इसमें से दो से कम कर दो, इसको एक भेजो यहाँ पे और यहाँ पे बढ़ा दो। ठीक है, यहाँ पे बढ़ा दिया, अब यहाँ पे बढ़ा दिया तो फिर क्या होगा, फिर हम देखेंगे अब तीन में से अपने को डिवाइड करना है, या तो यहाँ दो भेजेंगे या यहाँ दो भेजेंगे। अपने को यहाँ दो भेजना बेटर है। क्यों दो यहाँ पे भेजना बेटर है, बिकॉज इस सिनेरियो में आपका टाइम कम है। इस वाले में अगर तुम दो भेजोगे तो 20 का 21 हो जाएगा, उसमें ज्यादा समय लग रहा है, इस वाले में कम समय लग रहा है, तो ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा बेटर होगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रायल एरर भी कर रहे हैं, बट थोड़ा सोच समझ के ट्रायल एरर कर रहे हैं, रैंडम ट्रायल एरर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के कर रहे हैं। देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स हम यहाँ पे तीन भेजा हम लोगों ने, तो अब कितना टाइम लगा देखो, 6 + 3 + 3, यहाँ पे तीन भेजा है तो 6 + 3 + 3 मतलब 12 यहीं पे लग गया। उसके बाद इधर दो भेजा तो 7 + 1 8 लग गया। ठीक है, और यहाँ पे एक भेजा है, यहाँ पे तीन भेजा है, तो फिर से यहाँ पे 12 लग गया। तो 20 और 12 इस केस में कितना आ गया, 32 आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर एक भेजा, अगर तो यहाँ पे 20 लग गया और यहाँ पे 12 लग गया, तो आपका ए एन बी में 32 लग गया। और यहाँ पे तीन भेजा तो ये 12 लग गया और यहाँ पे 20 लग गया है, क्योंकि एक ही यहाँ पे जा रहा है। तो क्या ब्यूटीफुली तीनों के तीनों देखो इक्विलिब्रियम पे आ गए कि नहीं। किसी के पास भी इस रूल को ब्रेक करने का कोई इंसेंटिव नहीं है। तो अगर गाड़ियां हम इस तरीके से छोड़ेंगे तो किसी के पास कोई इंसेंटिव नहीं, तो कोई रूल ब्रेक नहीं करेगा। ब्यूटीफुली आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया, एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे। रूट्स एंड नेटवर्क्स का एक और प्यारा सवाल जो हम लोगों ने इस वाले के अंदर देखा, क्लियर है कि नहीं, एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करो दोस्तों। तो दो और प्यारे सवाल जो हमने इस वाले के अंदर सॉल्व किए, कितने लोगों को समझ में आया, एक बार चैट में कंफर्म करो। और अगर क्लियर है तो एक बार चैट में लिखो क्लियर। ठीक है, इफ यू बिलीव दैट दिस हैज बीन हेल्पफुल, डू मेक श्योर दैट यू लाइक द सेशन, शेयर इट विद एवरीबॉडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2025। ठीक है, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस and be in these sessions for every session that we're going to do. We are going to do this consistently. ठीक है, तो हम बिल्कुल रश नहीं करेंगे इन सेशंस में, प्रॉपरली आराम से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्लास में प्रॉपरली समझते हैं, यहाँ भी प्रॉपरली समझेंगे, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में कुछ भी कर रहे हैं, प्रॉपरली समझेंगे, आराम से समझेंगे। सीजन लंबा है, समय है, लेकिन अगर हम समय वेस्ट नहीं करें, प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करें, तो जरूर बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बहुत जल्दी आप देखेंगे वीडियो एक और अमेजिंग टॉपर का, हु इज गायत्री, जिसने लिटमस के साथ में 70 परसेंटाइल से लगभग लगभग 99 परसेंटाइल का सफर तय किया है। और ऐसे कई सारे लोग से आपको ऑलरेडी मिलवा चुका हूं। तो ये सब लोग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, विद द राइट मेंटोरशिप, गाइडेंस एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन। थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट मारने के लिए तैयार आपको रहना पड़ेगा। दैट इज समथिंग विच इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट एमबीए लिटमस। कैसा लगा आपको आज का सेशन, जरूर बताइए। फॉर ऑल द पीपल इन दिल्ली एनसीआर, वी आर गोइंग एंड डूइंग एक अरिथमेटिक का वर्कशॉप ऑल्सो। यू कैन कनेक्ट विथ अस एंड फिगर दैट आउट एज वेल। ऑल राइट, चलो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा बढ़िया प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। आई एम होपिंग कि सब लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सब लोगों ने फटाफट लिख दिया चैट के अंदर, नमन, शांतनु, प्रणव, शुभम, सब लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लगे, इसलिए मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ। क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। नेवर अटेम्प्ट अ प्रॉब्लम लाइक दिस विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम प्रॉपरली। तो अगर आपको प्रॉब्लम ना समझ में आया हो, प्रणाम करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम से आपको उलझना नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अरे भाई सेट थ्योरी तो मेरा स्ट्रांग सूट है, सेट थ्योरी मैं थोड़ी छोड़ दूंगा, ये गलती कभी मत करना। ये गलती के चक्कर में बहुत लोग डूबते हैं कि सेट थ्योरी है, 3 सेट वेन डायग्राम है तो इजी ही होगा, तो मैं तो कर ही के आऊंगा। बस वो गलती मत करना, देन यू आर एब्सोल्युटली सेफ। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रख लेना। चलो आओ इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है इस टाइप के प्रॉब्लम में, सबसे पहले जगह बनानी है। बिना जगह बनाए कैसे सॉल्व करेंगे, जगह बनाना बहुत जरूरी है। तो जगह बना लिया जाए। ठीक है, उसके बाद सॉल्व किया जाएगा। ओके, बढ़िया जगह बना लिया हमने। आओ, तो सबसे पहले थोड़ा प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि चल क्या रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपके पास
यहाँ पे एप्लीकेंट्स फॉर द डॉक्टोरल प्रोग्राम्स ऑफ एमबी इंस्टीट्यूट ऑफ एमबी इंस्टीट्यूट है, हैव टू अपीयर फॉर अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो पहले उनको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना है। उसके अंदर 3 सेक्शंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। तो जेई टाइप कुछ चल रहा है यहाँ पे। Among those appearing for CET, those at above 80th percentile in at least 2 sections and at or above the 90th percentile overall are selected for AET। तो अगर 2 सेक्शन में 80th परसेंटाइल के ऊपर आ गया और ओवरऑल में 90th आ गया, तो ये AET के लिए चले जाते हैं, जो AIE कराता है, ठीक है। AET इज यूज्ड बाय AIE फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो AIE अपना जो कॉलेज है एमबी इंस्टीट्यूट, वो एईटी यूज करता है। एईटी के लिए सीईटी तुम्हारा क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। ये अपने को समझ में आ गया कि एईई का क्या प्रोसेस है, ठीक है। अब थोड़ा सा डेटा अपने को यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे, और अपने को समझ में आ रहा है कि जो भी डेटा क्रंचिंग है, वो डेटा क्रंचिंग का मामला जो है वो यहीं पे है, क्योंकि डेटा जो भी है देखो 90th परसेंटाइल 4:2:1 ये सब यहीं पे दिया हुआ है। तो ये सेक्शन तुम्हारा डेटा क्रंचिंग वाला सेक्शन है, वो क्लियरली अलग से दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि BI uses a different process for selection if any candidate is appearing in AET by AIE, BIE considers their AET score for final selection provided the candidate is at or above 80th percentile in P, ठीक है। Any other candidate at or above 80th percentile in P in CET, but who is not eligible for AET is required to appear in a separate test to be conducted by BIE for being considered for final selection। तो बेसिकली BIE जाने के लिए दो रास्ता हो गया, ठीक है। एक रास्ता क्या है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से तुमने AET दिया और AET के अंदर तुम्हारे को 80th परसेंटाइल के ऊपर है P में, ठीक है। तो पहले तुमने CET क्लियर किया होगा, CET का जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, उसके बाद तुम AET दिया। AET के अंदर तुम्हारा जो AET का स्कोर है, उसके अंदर ये देख रहा है कि भाई 80th परसेंटाइल अगर तुमको मिल गया है तो तुम्हें चांस मिल जाएगा BIE के अंदर। उसके अलावा अगर मान लो ये नहीं होता है, उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका अगर मान लो 80th परसेंटाइल है CET में, तो उसको एक अलग से मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारा 80th परसेंटाइल CET में आ गया फिजिक्स में, लेकिन तुम AET के लिए एलिजिबल नहीं हुआ। उस सिचुएशन में तुम एक और टेस्ट दे सकते हो जो कि BIE खुद कंडक्ट कराता है। उसका नाम क्या है? उसका जो भी नाम है, उसका नाम शायद BET है, ठीक है, जो भी नाम है उसका, ठीक है। तो वो एक एग्जाम कराता है जिसके बेसिस पे तुम BIE के अंदर जा सकते हो। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं? कंफर्म करो, मोटा मोटा आइडिया लग गया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख के अपने को समझ में आएगा कि डेटा क्रंचिंग तो इसी एरिया में करना है, यही मेन डेटा क्रंचिंग वाला है, ठीक है। बाकी सब डिसीजन मेकिंग वाला है। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सिटिंग फॉर सेपरेट टेस्ट फॉर BIE हु वर एट और अबव 90th परसेंटाइल ओवरऑल इन CET। जो डेटा है उसको थोड़ा सा क्रंच कर लिया जाए कि क्या है यहाँ पे और कैसे हम इसको क्रंच करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ तक अपने को खेल समझ में आ चुका है, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद और इतना पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका पूरा का पूरा जो डेटा वाला पार्ट है, जो क्रंचिंग वाला पार्ट है, वो यहीं पे है, इसी में अपने को क्रंच करना पड़ेगा, ठीक है। माइट एज वेल हैपन कि ये दोनों पैराग्राफ ऊपर वाला और नीचे वाला पढ़ने के बाद आपको बहुत क्लियर आइडिया नहीं लगे कि सेट थियरी का ही प्रॉब्लम है। दूसरा वाला पार्ट जो सेकंड वाला पैराग्राफ है उसको पढ़ो, देखो ध्यान से क्या लिखा है। फॉर द 200 कैंडिडेट्स हु आर एट और अबव द 90th परसेंटाइल ओवरऑल बेस्ड ऑन CET, द फॉलोइंग आर नोन अबाउट देयर परफॉर्मेंस इन CET, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि नो वन इज बिलो द 80th परसेंटाइल इन ऑल 3 सेक्शंस, 150 आर एट और अबव 80th परसेंटाइल इन एग्जैक्टली 2 सेक्शंस। अब इन एलिमेंट्स को, इन इनपुट्स को ध्यान से पढ़ने के बाद जो भी इंसान एकदम बेसिक से बेसिक सेट थ्योरी भी पहले देखा होगा या बेसिक से बेसिक सेट थ्योरी प्रॉब्लम भी देखा होगा, उसको हिंट लग जाएगा कि सेट थ्योरी यहाँ पे चल रहा है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, 3 सब्जेक्ट्स हैं, 80th परसेंटाइल इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इससे अपने को समझ में आ जाएगा कि भाई 3 सेट वेन डायग्राम यहाँ पे बनाना है, ठीक है। चलो, तो इतना तो समझ में आ गया, तो पहले बना लेते हैं इसको। यहाँ पे अपने पास क्या दिया हुआ है कि आपको दिया हुआ है ब्रेकअप किसका दिया है, मतलब स्प्लिट किसका दिया है, रिप्रेजेंटेशन किसका दिया है। 200 कैंडिडेट्स हैं जो कि 90th परसेंटाइल ओवरऑल है जिनका CET में, तो इनका ओवरऑल 90th परसेंटाइल है CET में, ठीक है। 90th परसेंटाइल CET में है। AET का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। AET का क्राइटेरिया है कि ओवरऑल में 90 चाहिए, और उसके अलावा क्या है क्राइटेरिया, यहाँ पे ध्यान से देखो। 80th परसेंटाइल इन एटलीस्ट 2 सेक्शंस, 2 सेक्शंस में कम से कम 80th परसेंटाइल चाहिए, ओवरऑल में 90 चाहिए।
ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं कि सब लोग होंगे जो एईटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा चलो आओ देखते हैं। तो अपने पास यहाँ पे इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिजिक्स है यहाँ पे, केमिस्ट्री है एंड मैथ्स है, ये बन गया अपना। यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया कि नहीं, एक बार फटाफट चैट में कंफर्म कर दो। ठीक है ना। पॉइंट थ्री में भी आएंगे, और इतना टेंशन मत ले, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलो। ठीक है, तो यहां तक अपने को समझ में आ गया। अब ये देखो, अब अपने को ये खुद ही बता रहा है कि 150 आर एट और अबव 80th परसेंटाइल इन एग्जैक्टली टू सेक्शंस। ओके, नो वन इज बिलो द 80th परसेंटाइल। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं फिजिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80th परसेंटाइल इन फिजिक्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 80th परसेंटाइल इन केमिस्ट्री, ग्रेटर देन इक्वल टू 80th परसेंटाइल इन मैथ्स। अब बोल रहा है कि नो वन इज बिलो द 80th परसेंटाइल इन ऑल थ्री सेक्शंस, मतलब इन तीनों के बाहर कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसे कितने लोग होंगे जिनका 80th परसेंटाइल से कम तीनों में आ गया, वो क्या है, जीरो है, तो बाहर आ गया जीरो। ठीक है, इससे अपना प्रॉब्लम थोड़ा सा आसान हो गया, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा 150 आर एट और अबव 80th परसेंटाइल इन एग्जैक्टली टू सेक्शंस। ठीक है, एग्जैक्टली टू सेक्शंस में 80th परसेंटाइल के ऊपर है। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से इसको ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। ठीक है, तो ए बी सी है। तो ये अपने को लिखा है एग्जैक्टली टू वाला एरिया लिया है, पूरा नहीं लिया है ए। ये सबको समझ में आया, सिर्फ ये वाले पार्ट को ही ए ले रहे हैं, सिमिलरली सिर्फ उतने ही पार्ट को बी ले रहे हैं और सी ले रहे हैं। यहां तक सब लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं, कंफर्म कर दो एक बार फटाफट चैट में। ठीक है, सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टेकिंग ओनली दैट पार्ट। तो हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से बिल्ड कर लिया। लेट्स टेक दिस एज ए, बी एंड सी। ओके, अब अपने को यहां से ये पता चलता है कि 150 आर एट और अबव 80th परसेंटाइल इन एग्जैक्टली टू सेक्शंस, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 150। ठीक है, तो एग्जैक्टली दो सेक्शंस में 150 आपका अबव एट और अबव 80th परसेंटाइल है। तो ये 150 लोग क्या हो जाएंगे, एटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कुछ और लोग होंगे एटी के लिए अवेलेबल जो तीनों में 80th परसेंटाइल ले रहे हैं वो भी। ये तो 150 तो होंगे ही, प्लस कुछ और लोग होंगे। ठीक है, इन लोगों को लेट्स से एक्स ले लेते हैं। ठीक है, कुछ और लोग होंगे जो तीनों में 80th परसेंटाइल के ऊपर हैं, उनको ले लेते हैं एक्स, एक और वेरिएबल ले लिया। और उसके अलावा अपने पास और क्या है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एट और अबव 80th परसेंटाइल ओनली इन पी इज द सेम एज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एट और अबव 80th परसेंटाइल ओनली इन सी, द सेम इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एट और अबव 80th परसेंटाइल ओनली इन एम। तो ओनली इन पी, ओनली इन सी, ओनली इन एम, एक और वेरिएबल पकड़ना पड़ेगा अपने को, वाई वाई वाई। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर सेट थियोरी में अच्छा करना है तो वेरिएबल्स को कंट्रोल में रखना जरूरी है। ठीक है ना, अगर वेरिएबल्स तुम्हारे हाथ से निकले तो खेल खत्म। सेट थियरी के अंदर वेरिएबल्स आर एवरीथिंग। ठीक है, अगर वेरिएबल्स तुम्हारे ज्यादा हो गए तो वेरिएबल्स तुम्हें मार डालेंगे। ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर टेकिंग। ये वेरिएबल्स बहुत कंजूसी से लेना होता है। ठीक है, थोड़ा कंजूसी रखना है। ठीक है, तो हमने कोशिश करी है कि कितना कम ले सकते हैं, और जैसे ही मौका मिलेगा उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कम करना चाहेंगे वेरिएबल्स को, वो अप्रोच हमेशा लेके चलना चाहिए सेट थ्योरी में, तो आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होगा। अब आगे चलते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो 80th परसेंटाइल इन पी, बिलो 80th परसेंटाइल मतलब जो पी के बाहर है, जो पी वाला गोला है उसके बाहर जो भी है वो बिलो 80th परसेंटाइल इन पी है। ठीक है ना, जैसे बिलो 80th परसेंटाइल इन पी क्या हो जाएगा, वाई सी और वाई, है ना। तो 2y प्लस सी बिलो 80th परसेंटाइल इन पी हो गया ये। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो 80th परसेंटाइल इन सी, तो सी वाले गोले के बाहर क्या हो जाएगा, 2y प्लस बी। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो 80th परसेंटाइल इन एम, एम वाले गोले के बाहर 2y प्लस ए हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि ये 4:2:1 के रेशियो में, 4:2:1 के रेशियो में ये दिया हुआ है। ठीक है, ये यहां तक पता चल गया। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी अपने को मालूम है कि 150 है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी अगर मालूम है कि 150 है, कुल मिला के 200 है, तो हम बोल सकते हैं कि 3y प्लस एक्स क्या होगा, 3y प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 50, बिकॉज ये सारे के सारे एलिमेंट्स मिला के 200 तो होना ही चाहिए। अगर मान ले ए प्लस बी प्लस सी 50 हो गया, 150 हो गया, तो रिमेनिंग 3y प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये वाला हिसाब अपना हो चुका है। अब कोशिश करते हैं, लेट अस ऑल ट्राई कि हम वेरिएबल कितना इसमें कम कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल, बिकॉज तुम अगर गौर से देखो मेरे पास और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बचा नहीं है। कितने लोगों को समझ में आया, मेरे पास ज्यादा पॉइंट्स बचा नहीं है, 1 2 3 4 सब खा चुका हूं मैं।
सब खा के खत्म। अब मेरे पास ज्यादा चीजें हैं नहीं खेलने के लिए। तो ओनली सोल्यूशन और द ओनली रेस्पाइट आई कैन गेट इफ आई कैन रिड्यूस वेरिएबल्स हियर, तभी कुछ ना कुछ निकलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं निकलेगा, प्रॉब्लम फंसा रहेगा। तो अब कोशिश करते हैं कि वेरिएबल्स को कम करें। ठीक है, तो अगर मान ले फॉर एग्जांपल इनको 3y + x = 150 है, तो हम x को ले सकते हैं 50 - 3y, तो x अपना y के टर्म्स में आ गया। ठीक है, x अपना y के टर्म्स में आ गया। बाकी को भी कोशिश करते हैं y के टर्म्स में ले आने का। अब मैं इसको =4 =2 =1 तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो मुझे इसको एक और वेरिएबल पकड़ना पड़ेगा। मान लो k पकड़ लेते हैं, तो 4k 2k और k ले लेते हैं। तो अब अगर इक्वेट कर देते हैं, तो अब c मेरे को मिल जाएगा, देखो 4k माइनस यहाँ पे 2y, और b मिल जाएगा 2k - 2y, और a मिल जाएगा 1k - 2y। तो अब देखो, बड़ा ही मैंने कोशिश यहाँ पे यही करी है अभी इस पॉइंट इन टाइम पे, कि मैं कंजूसी से वेरिएबल्स को कम कर दूं। तो मैंने देखो ए बी सी को भी y में कर दिया और x को भी y में कर दिया। ठीक है, इसके बदले मुझे एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ा, लेकिन मेरे बहुत सारे वेरिएबल्स कम हो गए। तो अब मैं कितने वेरिएबल्स पे खेल रहा हूँ? दो ही वेरिएबल्स पे। पूरा का पूरा खेल कितने वेरिएबल्स पे आ गया? दो वेरिएबल्स पे आ गया। ठीक है, अब ये दो वेरिएबल पे अपने को देखना है कि हम यहाँ से क्या बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। व्हाट इज इट दैट वी कैन डू इन दिस सिनेरियो? यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म कर दो। ठीक है, अगर यहां तक समझ में आ गया तो इसके आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ हम इसमें निकालने की कोशिश करें। वी कैन एटलीस्ट ट्राई टू गेट एटलीस्ट समथिंग हियर, मतलब कुछ ना कुछ हम यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो अपना काम हो चुका है। ठीक है, यहां तक अपना काम हो गया है। तो इस तरीके से अपने अपन लोगों ने इस वाले को ओवरऑल लेवल पे सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा बेसिक सॉल्व कर लिया। तो ए और बी और सी का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ पे हमने एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। आई जस्ट वेट 30 सेकेंड्स, एक बार सब लोग फटाफट चैट में कंफर्म कर दो कि क्या यहां तक जो भी हमने किया है वो सबको क्लियर है। ठीक है, आई जस्ट वेट 30 सेकेंड्स, अगर किसी को कोई भी डाउट है यहां तक, बिकॉज इसके बाद फिर हम सीधा सोल्यूशन मार देंगे। ठीक है, क्लियर है? फटाफट बता दो। ठीक है, तो आई थिंक एवरीबडी हैज कंफर्म। यहां तक आई एम होपिंग कि किसी को डाउट नहीं। अच्छे से समझ के जाओ, मतलब डाउट लेके मत जाओ। ठीक है, तुम बैठा है 12:30 बजे पढ़ाई कर रहा है और इसके बाद भी डाउट लेके चला गया तो फायदा नहीं है। ठीक है, तो एवरीबडी हु सिटिंग देयर, पार्ट ऑफ लिटमस, नॉट पार्ट ऑफ लिटमस, एब्सोल्युटली फाइन। डू नॉट गो होम एंड बाई टेकिंग अ डाउट, डोंट टेक अ डाउट। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, आगे चलते हैं। यहां तक आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। तो अब अपने पास अब अपने पास क्या है, मतलब व्हाट इज इट दैट आई कैन डू? एक अपने पास उपाय ये है, देखो, कि a + b + c = 150 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम यूटिलाइज करते हैं, ऑप्टिमाइज करने का कोशिश करते हैं। ऐड कर दो a + b + c को, तो 150 हो जाएगा। तो 150 = आ जाएगा 4k + 2k + 1k, मतलब 7k - 6y, मतलब 7k = 150 + 6y आ जाएगा। अब मेरे पास देख दो वेरिएबल आ चुका है और मेरे पास कुछ बचा नहीं है। दो वेरिएबल अगर एक इक्वेशन में हो और मुझे कुछ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हो, ठीक है, तो ये तुम्हारा पार्ट बन जाता है। टू एन एक्सटेंट दिस इज पार्ट ऑफ समथिंग नोन एज स्पेशल इक्वेशंस। ठीक है, कैट में एक चीज याद रखो, अगर तुम्हें डीआईएलआर इंप्रूव करना है तो तुम्हें कुछ एक्सटेंट तक क्वांट्स इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि सिर्फ एलआर या सिर्फ डीआई के प्रॉब्लम तुम्हें कैट में मिले, तुमको जनरली मिक्स प्रॉब्लम मिलता है कैट में, क्यूए और डीआईएलआर का। ठीक है, तो क्यूए का भी थोड़ा सा कंपोनेंट उसमें आ जाता है। कई क्वेश्चंस गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में देखोगे थोड़ा बेसिक पीएनसी आ जाता है। ठीक है, अरेंजमेंट वाला थोड़ा बेसिक आ गया, या तुम्हारा कई बार बेसिक प्रोग्रेशन वाला आ गया, तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। सेट थियरी अपने आप में क्वांट्स का टॉपिक है जो डीआईएलआर में आता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, शुभम, एक्स के अंदर तो हमने कुछ किया ही नहीं है। एक्स अपना ये वाला वेरिएबल हमने लिया था। ठीक है, और क्योंकि ए बी सी आपका 150 था, तो 3y + x को हमने यहाँ पे 50 ले लिया। ये वाला पार्ट अपना डन है। अब जरा गौर से देखो, 7k = 150 + 6y है। ठीक है, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जितने लोगों को पता है
वो इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। जिनको नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा बेसिक इसका भी दे देता हूँ, ध्यान से देखो। अब ये वाले सेट के अंदर अपने आप छोटे छोटे और प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब ये चीजें किसी को नहीं पता होंगी जिसने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। ये वाली चीज को हम नंबर्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। नंबर्स में जब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़ने जाते हैं तो वहां पे ये वाली चीज भी हम पढ़ते हैं। अलजेब्रा के अंदर जब बेसिक स्पेशल इक्वेशंस में जाते हैं तो भी ये वाली चीज करते हैं। तो जब अलजेब्रा में जाएंगे स्पेशल इक्वेशन पढ़ेंगे, या नंबर्स में जाएंगे चाइनीज रिमाइंडर पढ़ेंगे, तो तुम छुट्टी मत मार देना, ठीक है। पता चला छुट्टी मार दिया उस दिन पे, ये वाला पार्ट पार्ट तुम्हारा रह गया। सो बी वेरी केयरफुल। तुम्हारे जो टॉपिक्स है ना बड़े खतरनाक टाइप कनेक्टेड हैं, तो बी वेरी केयरफुल, डू नॉट मिस आउट ऑन सेशंस। सेशन सारे करो, ठीक है। उसके बाद बाकी चीजों के ऊपर ऑप्टिमाइज करो भाई, ठीक है। यहां तक आई एम होपिंग कि समझ में आएगा। अब जरा इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 150 प्लस 6y जो है वो 7 का मल्टीपल है। कैसे इसको 7 का मल्टीपल बना सकते हैं? अगर हम y का वैल्यू 1 लेते हैं तो 156 होगा, वो आपका मल्टीपल बनेगा नहीं, ठीक है। फिर 162 होगा, वो भी नहीं बनेगा। फिर 168 बन जाएगा, है ना। तो ये जो नंबर है गौर से देखो आपका, ये नंबर्स हैं तो इंटीजर ही, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीपल आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी इंटीजर्स, ठीक है। ऐसा नॉन इंटीजर तो हो ही नहीं सकता है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या है, गौर से देखो यहाँ पे। तुम्हारा, तुम्हें ये पता है कि भाई 3y प्लस एक्स इज इक्वल टू 50 है। तो y आपका मैक्स कितना हो सकता है? 17 से कम ही होगा ना, बिकॉज 3 इंटू 17 51 हो जाता है। एक्स का वैल्यू अगर तुम जीरो भी पकड़ लेता है, ठीक है, अगर तुम एक्स का वैल्यू जीरो भी पकड़ता है तो भी 3y इज इक्वल टू 50 होगा। तो y का वैल्यू डेफिनेटली क्या होगा? लेस देन 17, 16 से आगे जा नहीं सकता। अब यहाँ पे देखो y का वैल्यू अगर तुम 3 ले लेते हो तो ये टोटल तुमको 168 बना देता है। 7k इज इक्वल टू 168 एक वैलिड है, बिकॉज इसमें k का वैल्यू तुम्हारा 24 आ जाता है। इंटीजर बनाना जरूरी है, ये सारे के सारे वैल्यूज क्या होंगे? इंटीजर होंगे। तो इस केस में तुम्हारा ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल पहला सोल्यूशन 3 पे आ गया तो अगला वाला सोल्यूशन 7 के और 7 के डिफरेंस पे ही आएगा। मतलब अगर ये y इज इक्वल टू 3 पे आया है तो नेक्स्ट सोल्यूशन तुम्हारा +7 करके 10 पे ही आएगा। तुम आजमा के देख सकते हो। 168 में फिर से 6 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 174 होगा। फिर से ऐड करो 180 होगा, फिर से ऐड करो 186 होगा, फिर से ऐड करो 192, 198, ठीक है। इस तरीके से चलता जाएगा। पर हम अगर 7 7 ऐड करते जाएं, 168 प्लस 7 अपना हो जाएगा यहाँ पे 7। यहाँ पे अगर हम और 7 ऐड करें तो अपने जो नंबर बन जाएगा 175 बनेगा, फिर 192 बनेगा, फिर 182 बनेगा, फिर उसके बाद 189 बनेगा, 196 बनेगा, 203 बनेगा, 210 बनेगा। ये देखो फिर से 7 का मल्टीपल आ गया। और उसके लिए आपको ये वाला जो नंबर है वो कहाँ पे आया? 6 इंटू 10, 150 प्लस 6 इंटू 10। इसके बाद अगला वाला जो बनेगा वो बनेगा 150 प्लस 6 इंटू 17, 3 10 17 24। इस तरीके से आप जनरल फॉर्म बन जाएगा सोल्यूशन का, ठीक है। अब 17 मैं जा नहीं सकता हूं तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी बना? दो ही पॉसिबिलिटी बनेगा। तो यहाँ पे अपने को मिल गया कि भाई y के दो पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे। y के दो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगे? या तो 3 होगा या तो 10 होगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? एक बार फटाफट चैट पे कंफर्म करो। और ये पजल तुम्हारा सॉल्व हो गया है, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। तुमने y कैलकुलेट कर लिया तो अब बाकी चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी। तो एक बार यहाँ पे y की जगह 3 रखोगे, ठीक है। जब तुम y का वैल्यू यहाँ पे 3 रखेगा तो k का वैल्यू 24 आ जाएगा। तो c कैलकुलेट हो जाएगा, b कैलकुलेट हो जाएगा, a कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो a भी कैलकुलेट हो गया, b भी कैलकुलेट हो गया, c भी कैलकुलेट हो गया, y मिल गया तो x भी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो एक बार y का वैल्यू 3 रख के सारी चीजें कैलकुलेट करोगे और एक बार y का वैल्यू 10 रख के सारी चीजें कैलकुलेट करोगे। कितने लोगों को खेल समझ में आ गया? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करो। वन ऑफ द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ऑफ सेट थियरी, ठीक है। अगर ये टाइप का प्रॉब्लम तुम कैट में निकाल दिया ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब आई एम अहमदाबाद कॉल दे ना दे, मैं, ठीक है, आई एम एब्सोल्युटली अमेजिंग, ठीक है। कभी होता है ना कि कभी कभी लगता है कि अपुनिच भगवान है। ये उस टाइप का सेट है। मतलब अगर करंट सिचुएशन में ऐसा सेट तुम निकाल दो, अब ये वाला सेट कौन निकाल पाएगा? ये वाला सेट वही निकालेगा जो थोड़ा बहुत तुम्हारा ये वाला पार्ट, जो बेसिक तुम्हारा थोड़ा स्पेशल इक्वेशन वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट समझ समझ के आया है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप वहां पे जाओगे और लॉजिकली चीजें सॉल्व कर दोगे। ऐसा नहीं होगा, तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी। ये सबूत है इस बात का कि तुम्हें तैयारी करके जाना है।
कैट यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप प्रिपरेशन करके आएंगे। तो प्रॉब्लम के अंदर एक छोटा सा और प्रॉब्लम दे देता है, बड़ा प्रॉब्लम उसके अंदर छोटा सा एक और प्रॉब्लम, वो सॉल्व करोगे तभी पूरा पूरा पीस सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा सॉल्व। कितने लोगों को समझ में आया, एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करो। अब ये वाला जो सेट है, ऑब्वियसली नमन, इस वाले टाइप के सेट पे टाइम लग जाएगा अगर तुम सॉल्व करोगे तो। 2017 का जो ये वाला जो सेट है, ये प्राइमरली हम टुवर्ड्स द एंड क्यों ले रहे हैं, आज अपना तीसरा डिस्कशन है, लेकिन हम आज इसको क्यों उठा रहे हैं, उसका रीजन यही है कि आपको ये टाइप के प्रॉब्लम में एक सेंस करना पड़ेगा कि भाई मेरे को तीन सेट वेन डायग्राम है, तीन सेट वेन डायग्राम है, तो आपके वेरिएबल्स कितने हो जाते हैं, अगर नॉर्मली हम देखें तो तीन सेट में कितना वेरिएबल होगा, 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, मतलब 2 to the power 3, मतलब 8 वेरिएबल्स, 8 वेरिएबल है। और आपके पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा है नहीं, तो इतना ही देख के समझ में आना चाहिए कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वेरिएबल लेना पड़ेगा, और वेरिएबल को सॉल्व करने में टाइम लग सकता है। और ये चीजें जिसको नहीं पता है वो तो हिट एंड ट्रायल बहुत मारेगा उसको, उसमें भी टाइम जाएगा। तो अगर आप फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड हो ना, तब भी ये प्रॉब्लम आपका 12 13 10 12 मिनट ले जाएगा। अगर आप अच्छा खेलते हो तो भी आपको ये प्रॉब्लम 10 12 मिनट खींच देगा एग्जाम में। ठीक है, इफ यू आर अ प्रो प्लेयर, प्रो प्लेयर को भी 10 मिनट लगा देगा। ठीक है, सो आई एम होपिंग कि ये वाला सबको समझ में आए। एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे, एक बार इसको एंड टू एंड खुद से सॉल्व कर लेना, और अगर कहीं पे भी डिफिकल्टी होगी तो कनेक्ट कर लेना हमारे साथ में। ठीक है, कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम है, कहीं पे भी डिफिकल्टी है, टेक्स्ट ड्रॉप कर दो, कनेक्ट कर लो। ठीक है, सबका बदला लेगा रे फायजा। ये क्लियर है, ये हो जाएगा। यहां तक सब कुछ समझ में आया कि नहीं, बस अपना काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए, प्रिपरेशन में नहीं, प्रिपरेशन में नहीं, प्रिपरेशन में अगर ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड कर दोगे तो प्रिपरेशन होगा कैसे। असल में डिफिकल्टी जिस क्वेश्चन में ज्यादा है उसमें सीखने की अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है, तो इसको अवॉइड करना है एग्जाम में, मॉक में, मॉक के बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम के बाद उसको सॉल्व नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन मॉक के बाद उसको सॉल्व करना है। और आपको चाहे आपके डेली प्रैक्टिस पेपर में मिले जो आपको लिटमस से मिलता है, चाहे आपको वीकली जो हम बूस्टर्स करते हैं DILR का उसमें मिले, कहीं भी मिले, उसको आपको ऑब्वियसली सॉल्व करना है। लर्निंग कहाँ से होगी, हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वहां से कुछ सीखने मिलेगा। अगर उसी का मिनी प्रॉब्लम आ जाए तो अपन लोग सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, कंफर्म करो फटाफट चैट में। अगर उसी का मिनी प्रॉब्लम आ जाएगा तो हम ऑब्वियसली सॉल्व कर पाएंगे। कितने लोगों को समझ में आया, एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे। ऑब्वियसली एग्जाम में तुम अवॉइड कर देगा, सारा इजी वाला सॉल्व करता रहेगा, एग्जाम में तो ऑब्वियसली करना है। ठीक है, एक और प्रॉब्लम है जिसको थोड़ा सा बेसिक रन थ्रू देते हैं। ठीक है, एक और प्रॉब्लम है जिसको थोड़ा सा रन थ्रू देते हैं, ये वाला सबको समझ में एंड टू एंड सॉल्व कर लेना, और डू रिपोर्ट बैक टू मी इफ इन केस यू हैव एनी डिफिकल्टीज। तो मतलब प्रॉब्लम हम लोगों ने इसको खत्म कर दिया है, इसको तुम सॉल्व करना, एक बार ट्राई करना। आगे चलते हैं, एक और बेसिक प्रॉब्लम, एक और ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मैं अभी आपको क्यों करा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम मैं आपको अभी इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि आई वॉन्ट यू टू इंट्रोड्यूस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सब वैरायटी कॉल्ड स्केड्यूलिंग। और स्केड्यूलिंग के भी काफी प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। सेट थ्योरी, आज दो वैरायटीज हम देख रहे हैं आज वाले सभा में, आज वाले सेशन में। रात्रि सभा में आपका स्वागत है अगर आप अभी अभी जुड़ के आए हैं। तो आज की रात्रि सभा में दो इंपॉर्टेंट पीसेस हम देख रहे हैं। एक हमने पहले देखा जो आपका सेट थ्योरी था, और सेट थ्योरी का तगड़ा सवाल, मजेदार, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन। अभी देख रहे हैं एक और टाइप में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, सब वैरायटी आप सब लोगों के लिए। हमने आज सेशन के अंदर क्लास में सीक्वेंसिंग देखा है। ठीक है, सीक्वेंसिंग वाला टाइप हमने देखा है आज वाले के अंदर। ठीक है, ये देखो स्केड्यूलिंग, स्केड्यूलिंग इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वैरायटी। सबसे पहले माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज कि 2 से 3 मिनट लो और एक बार चैट में कंफर्म कर दो कि प्रॉब्लम समझ में आ गया। ठीक है, मतलब द प्रीमाइस इज क्लियर, फिर इसको मिलकर सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, समझेंगे स्केड्यूलिंग को कैसे अप्रोच करना चाहिए। लेट अस ऑल ट्राई दिस। कितने लोगों ने लाइफ में कभी गैंट चार्ट देखा है कभी गैंट चार्ट, कंफर्म करो एक बार फटाफट। अगर गैंट चार्ट देखा है गैंट चार्ट कभी, नहीं देखा है तो एक बार गैंट चार्ट गूगल कर लेना। ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो ऑप्स में जाना चाहते हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो आपका सब्जेक्ट होता है उसमें आप गैंट चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका जो एलिमेंट है वो ऑपरेशंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बनता है, और उसके अंदर गैंट चार्ट वाला प्रॉब्लम देखने को मिलता है।
इस टाइप के प्रॉब्लम जनरली ऑप्स वाले जो लोग होते हैं वो ज्यादा बनाते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल ऑप्स वाला पेपर सेटर होगा तो वो आपके स्केड्यूलिंग टाइप के प्रॉब्लम ज्यादा डालेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2023 में अगर हम देखें तो आपको स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम देखने को मिला। आईएम लखनऊ में पेपर बनाया था वहां पे। तो उस पॉइंट इन टाइम पे जो प्रोफेसर एक्चुअली लीड कर रहे थे इस पूरे के पूरे पेपर को, वो ऑप्स बैकग्राउंड से थे। तो आपको ऑप्स वाले केस में ये इस टाइप का प्रॉब्लम्स देखने को मिलते ही मिलते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग कोरिलेशन है जिसको आप आजमा सकते हैं पीछे पुराने पेपर्स के अंदर भी। बहरहाल इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट दिस प्रॉब्लम, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट। ओके, तो चलो देखें सबसे पहले। हेल्दी बाइट्स इज अ फास्ट फूड जॉइंट सर्विंग थ्री आइटम्स, बर्गर, फ्राइज एंड आइसक्रीम। ठीक है जी। Okay. Now it has two employees, Anish and Bani, who prepare the items ordered by the client. Preparation time is 10 minutes for a burger, 2 minutes for an order of an ice cream. An employee can prepare only one of these items at a time. Okay. The fries are prepared in an automatic fryer, which can prepare up to 3 portions of fries at a time and takes 5 minutes irrespective of the number of portions. तो कितने भी आप बनाओ 5 मिनट लगता है। और ओके, और अप टू 3 पोर्शन आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। The fryer does not need an employee to constantly attend to it. We can ignore the time taken by an employee to start and stop. तो वो अपना ऑटोमेटिकली पैदल ही चल सकता है। ठीक है। Okay. Now, this part is done. Thus, an employee can be engaged in preparing the other items while the frying is on. However, fries cannot be prepared in anticipation of future orders. तो पहले से नहीं बनाएगा, एकदम फ्रेश फ्रेश बना के देता है। ठीक है ना। फास्ट फूड जॉइंट है, उसका नाम रखा है हेल्दी बाइट्स। ठीक है। अलग ही लेवल कलयुग चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, एकदम अलग गदर मचाया हुआ है। फास्ट फूड जॉइंट का नाम रख दिया है हेल्दी बाइट्स। एनीवेज, चलो आगे चलते हैं। हेल्दी बाइट्स विशेष टू सर्व द ऑर्डर्स एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है। द इंडिविजुअल आइटम्स इन एनी ऑर्डर्स आर सर्व्ड एज एंड व्हेन रेडी। हाउएवर द ऑर्डर इज कंसिडर्ड टू बी कंप्लीटली सर्व्ड ओनली व्हेन ऑल द आइटम्स ऑफ दैट ऑर्डर आर सर्व्ड। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली फ्राइज देके बोलेगा कि सर खाना शुरू करिए ना, बर्गर आ रहा है आपका। ठीक है ना, बहुत सारे केसेस में होता है। ठीक है, चटनी देके बोलते हैं कि समोसा आ रहा है। अरे भाई, समोसे के बिना चटनी कैसे खाएगा आदमी। ठीक है। एनीवेज, आगे चलते हैं। Let's quickly move forward. The table gives the orders of three clients and the times at which they placed their orders. ठीक है। तो यहाँ पे देखो टाइम के हिसाब से आपको प्लेस करना है। ठीक है, टाइम के हिसाब से आपको प्लेस करना है। अब देखो, लेट्स हैव अ लुक एट इट। पहले क्लाइंट आता है 10 बजे, एक बर्गर, 3 पोर्शन ऑफ फ्राइज और एक ऑर्डर आइसक्रीम का। फिर 10:05 में दूसरा आता है, 2 पोर्शन फ्राइज, एक ऑर्डर आइसक्रीम का। और 10:07 में एक बर्गर आता है और 1 पोर्शन ऑफ फ्राइज का। ठीक है ना। ओके। भाई ये कैसा हेल्दी बाइट है, लोग सुबह 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 बर्गर वर्गर खा रहे हैं, आइसक्रीम खा जा रहे हैं। ठीक है, सुबह कौन खाता है भाई ये सब। एनीवेज, हमको क्या है, आगे चलते हैं। एम पी एम लिखा तो नहीं है कहीं पे। एनीवेज, ओके। अज्यूम दैट ओनली वन क्लाइंट्स ऑर्डर कैन बी प्रोसेस्ड एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। एक पॉइंट इन टाइम पे एक ही इंसान का, एक ही एम्प्लॉय का ऑर्डर प्रोसेस हो सकता है। चलो ठीक है। Okay. Now, so Anish and Bani cannot start preparing a new order while the previous order is being prepared. At what time is the order placed by client one completely served? तो पहले क्लाइंट का ऑर्डर कब कंप्लीट होगा? तो पहले क्लाइंट का ऑर्डर में एक बर्गर है। ठीक है, बर्गर में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट लगता है। तो while for example let's say one of them is preparing a burger, the other one can prepare an ice cream। ठीक है, तो 2 मिनट लगेगा तो वो पैरेलली हो जाएगा। ठीक है। और आपका फ्राइज भी इससे कम टाइम में ही हो जाता है, तो 5 मिनट में फ्राइज भी हो जाता है। तो पहला ऑर्डर आपका इजीली कितने पे बन जाएगा? 10-10 पे बन जाएगा। तो आई एम होपिंग कि ये समझ में आया होगा। तो ये वाला तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, आसानी से हो गया। कितने लोगों को समझ में आया, एक बार फटाफट चैट में कंफर्म कर देंगे। ठीक है। ओके, ये वाला क्लियर है कि नहीं, एक बार बताओ। आसानी से हो गया। अच्छा, अब ये वाला देखो। अज्यूम दैट ओनली वन क्लाइंट्स ऑर्डर कैन बी प्रोसेस्ड एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। सो अनीश और बानी कैन नॉट स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ न्यू ऑर्डर व्हाइल द प्रीवियस ऑर्डर इज बीइंग प्रिपेयर्ड। ठीक है। अब बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम इज द ऑर्डर प्लेस्ड बाय क्लाइंट 3 कंप्लीटली सर्व्ड। तो क्लाइंट 3 का ऑर्डर कब कंप्लीट होगा, ये सवाल है। तो पहले वाले का जो ऑर्डर है वो 10-10 तक चलेगा, वो हमने अभी कैलकुलेट किया है। उसके बाद दूसरे वाले का ऑर्डर 10-10 से चालू होगा। ऑर्डर 10:05 में आ गया था लेकिन चालू होगा 10:10 में। 10:10 में अगर चालू होगा तो आपका 2 पोर्शन ऑफ फ्राइज है, इसमें 5 मिनट लगेगा, और एक आइसक्रीम है, इसमें 2 मिनट लगेगा, तो 5 मिनट पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में
दूसरे पहला वाले का ऑर्डर 10:10 पे डिलीवर होगा, 10:10 पे दूसरे वाले का स्टार्ट होगा, और 10:15 पे दूसरे वाले का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरे वाले का ऑर्डर होगा 10:15 पे चालू। अब तीसरे वाले के ऑर्डर में क्या है, एक बर्गर है, एक पोर्शन ऑफ फ्राइज है। ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, बर्गर में 10 मिनट लगेगा, फ्राइज में 5 मिनट लगेगा, पैरेलली हो जाएगा फ्राइज तो 10:25 में आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। तो दूसरे तीसरे वाले का ऑर्डर कितने टाइम में डिलीवर होगा, 10:25 पे डिलीवर होगा। कितने लोगों को समझ में आया, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लगा कि स्केड्यूलिंग करते कैसे हैं, स्केड्यूलिंग का प्रॉब्लम किस टाइप का होता है। ठीक है ना। आई एम होपिंग कि सबको क्लियर हुआ होगा। एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे। तो दो हमने टाइप के पीसेस आज वाले सेशन के अंदर निकाले हैं। इन पीसेस को आप और एक्सप्लोर करना, थोड़ा सा अपना टाइम लेके भी बैठो, सॉल्व करो, एंड मेक श्योर कि आप इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करें। ठीक है, सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। इफ इन केस यू हैव एनी डिफिकल्टीज, डू कनेक्ट बैक। ठीक है, डू कनेक्ट बैक, डिस्कस, अपने ग्रुप्स में भी डिस्कस करो। ठीक है, और सेशंस के अंदर भी डिस्कस करेंगे। इफ देर इज एनीथिंग दैट इज देयर विच इज समथिंग दैट वी कैन डू। आई एम होपिंग किसी वाला सब कुछ समझ में आओगे। फटाफट चैट में कंफर्म करो, इज दिस क्लियर टू एवरीबडी और नॉट, एक बार फटाफट चैट में बताओ। ऑल राइट, ठीक है, यहां तक आई एम होपिंग कि क्लियर समझ में आया होगा। चलो ये वाला भी देख लेते हैं। Suppose the employees are allowed to process multiple orders at a time, but the preference would be to finish orders of clients who placed their orders earlier. ठीक है। तो मल्टीपल तुम ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले तुम्हें उसको फिनिश करना चाहिए जिसका ऑर्डर पहले आया है। अब बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम इज द ऑर्डर प्लेस्ड बाय क्लाइंट टू कंप्लीटली सर्व्ड। ठीक है। अब क्लाइंट टू का ऑर्डर कब कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, अब इस वाले में है कि आप पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हो, मतलब आप मल्टीपल ऑर्डर साथ में प्रोसेस कर सकते हो। तो अब इस वाले केस में क्या होगा, मान ले फॉर एग्जांपल, जैसे इस वाले केस में लेट्स से अनीश ने ये वाला पहला वाले का क्लाइंट का ऑर्डर उठाया, बर्गर बनाना चलो के, तो वो बर्गर ही बना रहा है, 10:10 तक वो बर्गर बनाएगा। ठीक है, 10:10 तक बर्गर बनाएगा। वाइल तुम्हारा जो लेट्स से फ्राइज है, ठीक है, फ्राइज आपका पैरेलली प्रिपेयर होगा। ठीक है, तुम्हारा बानी जो है वो 10 o'clock पे आइसक्रीम बनाना शुरू करेगी एंड 10:02 पे फ्री हो जाएगी, 10:02 पे फ्री हो जाएगी। उसके बाद 10:05 पे जब दूसरे क्लाइंट का ऑर्डर आएगा, तो बानी विल स्टार्ट अटेंडिंग द सेकंड वन वाइल द फर्स्ट ऑर्डर हैज नॉट बीन सर्व्ड। द सेकंड वन कैन नाउ स्टार्ट। तो कंडीशन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। डीएलआर में कई बार देखने को मिलता है कि कंडीशन थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब 10:05 पे चालू किया, दो पोर्शन ऑफ फ्राइज में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट, और एक ऑर्डर ऑफ आइसक्रीम में लगेगा 2 मिनट। तो आपका 10:10 पे ये डिलीवर हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया, एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे। तो थर्ड वाला प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो गया। इज दिस ऑल्सो क्लियर टू एवरीबडी और नॉट, एक बार कंफर्म करो फटाफट। ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट भी आपका काफी इजीली क्लियर हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि नहीं, फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे। ठीक है, आगे देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला वाला ये बोल रहा है, सपोज द एम्प्लॉइज आर अलाउड टू प्रोसेस मल्टीपल ऑर्डर्स। अगेन पहला दूसरा सेम कंडीशन पे चल रहा है, तीसरा चौथा सेम कंडीशन पे चल रहा है, बट द प्रेफरेंस वुड बी टू फिनिश ऑर्डर्स ऑफ क्लाइंट्स हु प्लेस देयर ऑर्डर्स अर्लियर। ठीक है, नाउ अज्यूम दैट द फोर्थ क्लाइंट केम इन ओनली एट 10:35। ठीक है, तीस चौथा क्लाइंट भी आ जाता है। अब इसमें 10:07 पे आया है तीसरा, चौथा क्लाइंट आ रहा है 10:35 पे। ओके, बिटवीन 10 and 10:30, for how many minutes is exactly one of the employees idle? Exactly one of the employees कब idle है। ठीक है, ओके, एग्जैक्टली वन ऑफ द एम्प्लॉयज आइडल। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले जो पहला ऑर्डर आता है, ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ द एम्प्लॉयज कब आइडल है ये अपने को पता करना है। तो देखो, पहला ऑर्डर जब आता है तो 10 बजे से लेके 10:10 तक लेट्स से अनीश उसके ऊपर काम करता है, तो वो बिजी हो जाता है। ठीक है, इस केस में 10:02 से 10:05 तक बानी इज गोइंग टू बी फ्री। ठीक है ना, बानी इज गोइंग टू बी फ्री। तो 10:02 से लेके 10:05 तक बानी इज गोइंग टू बी फ्री, बिकॉज 10:02 तक आइसक्रीम बन चुका है। तो यहाँ पे 3 मिनट बानी फ्री रहती है। 10:05 पे बानी स्टार्ट्स अटेंडिंग द सेकेंड ऑर्डर। 10:10 पे बानी सेकेंड ऑर्डर को डिलीवर कर देती है। 10:10 पे, ठीक है, यहाँ पे बानी डिलीवर करती है आपका सेकंड वाला ऑर्डर, और पहला ऑर्डर अनीश डिलीवर कर देता है 10:10 पे, बिकॉज बर्गर आपका 10:10 पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आइसक्रीम पहले ही कंप्लीट हो चुका था, और फ्राइज जो है वो 5 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है,
उसके बाद ये होता है कि आपका क्लाइंट 3 आता है और वो बोलता है कि 1 बर्गर एंड 1 पोर्शन ऑफ फ्राइज। ठीक है। अब अनीश जो है वो 10-10 पे खत्म करता है। उसके बाद क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? अब अगर फॉर एग्जांपल हम गौर से देखें तो यहाँ पे 1 बर्गर और 1 पोर्शन ऑफ फ्राई यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। अब इस सिचुएशन में आपका अनीश जो है वो 10-10 के बाद आपका फ्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम गौर से देखें कि यहाँ पे 2 पोर्शन ऑफ फ्राइज है। ठीक है। 2 पोर्शन ऑफ फ्राइज में उसको अटेंड, बानी को अटेंड करने की जरूरत तो नहीं है, बिकॉज 1 ऑर्डर ऑफ आइसक्रीम भी उसका 10-7 पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। 10-7 पे एक और ऑर्डर आ जाता है बर्गर का। ठीक है। एक और ऑर्डर बर्गर का आ जाता है, तो 10-7 से लेके 10-17 तक बानी विल स्टार्ट टेकिंग दैट, बिकॉज 10-7 पे तीसरा ऑर्डर आ गया है। तो बानी 10-7 से 10-17 तक तीसरा ऑर्डर लेने लग जाती है। और 10-10 पे अनीश फ्री हो जाता है अपने पहले वाले ऑर्डर से। तो 10-10 से लेके 10-17 तक ये 7 मिनट अनीश फ्री रहता है। 10-2 से 10-5 मतलब 3 मिनट बानी फ्री रहती है। 10-17 ऑनवर्ड्स, 10:17 से लेके 10:35 तक चौथा ऑर्डर आने तक दोनों फ्री रहते हैं। सवाल यह है कि कितने टाइम में दोनों में से सिर्फ एक ही फ्री रहता है। तो यहाँ पे 3 मिनट बानी फ्री है, यहाँ पे 7 मिनट अनीश फ्री है। तो टोटल कितने टाइम ये इंडिविजुअली अगर हम ऐड करें, एट व्हाट यहाँ पे के फॉर हाउ मेनी मिनट्स इज एग्जैक्टली वन ऑफ द एम्प्लॉइज आइडल, तो 10:02 से लेके 10:05 तक बानी इज आइडल। एंड 10:07, 10:10 से लेके 10:17 तक अनीश इज आइडल। और 10:17 ऑनवर्ड्स दोनों इज आइडल, बोथ आर आइडल। बोथ आर आइडल वाला केस अपने को नहीं लेना है। तो ये 3 मिनट हो गया, ये 7 मिनट हो गया, टोटल 10 मिनट हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया, एक बार फटाफट चैट में कंफर्म कर दो। इज दिस ऑल्सो क्लियर टू? तो पूरा का पूरा सेट अपन लोगों ने निपटा दिया। एक थोड़ा सा मॉडरेट सेट देख लिया, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सेट देख लिया, और अपना 1 घंटे का यूट्यूब वाला पढ़ाई भी हमने आज कर लिया। कितने लोगों को समझ में, एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करो। दो प्यारा प्यारा सेट हमने आज देखा, एक शेड्यूलिंग का सेट, एक सेट थ्योरी वाला। ठीक है। अगले वाले सेशन के अंदर मिलेंगे तो दो और प्यारे सेट्स के साथ में, और दो ब्यूटीफुल सेट्स हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व अ फ्यू मोर इंपॉर्टेंट सेट्स। कैसा लगा आपको आज का सेशन, जरूर बताइए। इफ द सेशन वाज मीनिंगफुल, इफ यू लर्नड समथिंग, डू मेक श्योर दैट यू लाइक इट, शेयर इट विद एवरीबडी हु इज स्ट्रगलिंग विद DILR, might as well help them a little bit, and do make sure that you also revise it later on. ओके। इन सेशंस को डू मेक श्योर यू कीप बुक मार्किंग। हम भी इसको PYQs वाले प्लेलिस्ट में ऐड करेंगे, जहां से आप इसको प्रॉपरली बाद में रिवाइज भी कर पाएंगे। टू ऑल द पीपल हु हैवंट सब्सक्राइब्ड, काम की चीज है, कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एवरीबॉडी। कैसा लगा आपको आज का सेशन, डू लेट अस नो। एंड इफ इन केस यू हैव एनी कमेंट्स और एनी इनपुट्स, डू लेट अस know that as well in the comments. Thank you so much everybody for joining in, for staying up till late and making sure that you are learning. I must thank all of you for participating in the sessions, and God bless you all. Effort मारते जाओ, I'm sure 2025 में बहुत ही बड़े बड़े छक्के मारेंगे हम इस बार। गॉड ब्लेस गाइस, टेक केयर, सी यू ऑल देन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।